Hello everyone, this is Neha. Welcome back to the channel. Hope you all are doing great. So आज हम लोग करेंगे माइक्रो का हमारा लास्ट चैप्टर नंबर 13, मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन एंड इफेक्ट्स ऑफ शिफ्ट्स इन डिमांड एंड सप्लाई। तो देखो ये जो हमारी इस साल की सीरीज है, सेशन 24-25 वाली जो सीरीज है, इस सीरीज के अंदर हम माइक्रो और स्टैट्स दोनों को कंप्लीट कर रहे हैं वन शॉट के अंदर। मतलब मेरा टारगेट आपको पता है, हम बहुत ही कम टाइम के अंदर वन शॉट के अंदर हर चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं, वो भी काफी डिटेल में। तो देखो आज माइक्रो हमारी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। स्टैट्स के मैं 9 चैप्टर्स आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ। लास्ट क्लास में हम लोगों ने अर्थमेटिक लाइन ग्राफ करा था, तो हमारे 9 चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो गए। लास्ट के 4 चैप्टर्स रहते हैं, वो अब हम फटाफट से 2-3 दिन में स्टार्ट करेंगे और स्टैट्स भी हमारी वन शॉट में कंप्लीट कर देंगे। तो देखो इस लास्ट चैप्टर का नाम क्या है, मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन। पहली बात तो हमारे कोर्स के अंदर परफेक्ट कंपटीशन ही है, तो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर मार्केट में इक्विलिब्रियम कब होता है। अब इक्विलिब्रियम क्या है अभी मैं समझाऊंगी। प्लस अगर डिमांड और सप्लाई में कोई चेंज आएगा, डिमांड या सप्लाई कुछ इंक्रीज होंगी डिक्रीज होंगी, तो उसका इक्विलिब्रियम पर क्या इफेक्ट होगा, हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस पर क्या असर देखने को मिलेगा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पर क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, ये सारी चीजें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। तो देखो इस चैप्टर में बहुत सारे हमें कर्व्स पढ़ने हैं, कर्व्स को अच्छे से समझना है। फटाफट से करते हैं और माइक्रो कंप्लीट करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है। देखो मार्केट इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है। मार्केट इक्विलिब्रियम समझने से पहले ये समझो मार्केट डिमांड क्या है और मार्केट सप्लाई क्या है। ऑल्दो मैं पहले आपको पढ़ा चुकी हूं। देखो मार्केट डिमांड का क्या मतलब है, कोई भी एक पर्टिकुलर कमोडिटी ले लो, यानी कि कोई भी आप एक गुड ले लो। फॉर एग्जांपल इस गुड की बात कर रहे हैं। अब इस गुड की मार्केट में जितने भी बायर्स हैं, वो जितनी भी डिमांड कर रहे हैं, उन सबकी डिमांड को प्लस कर दो। मैं यहाँ पर देश में जितने भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, सारे गुड्स और सर्विसेज की बात नहीं कर रही, किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी, एक पर्टिकुलर गुड, फॉर एग्जांपल ये पेन, इस पेन के लिए मार्केट में जितने भी बायर्स हैं उन सबकी डिमांड को प्लस कर दो, उसे बोला जाता है मार्केट डिमांड। समझ में आ गया। सेम उसी तरह से इस पेन को बनाने वाले मार्केट में जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं उन सबकी सप्लाई को प्लस कर दो, तो हमें मिल जाती है मार्केट सप्लाई। समझ में आ गया। सो एक ऐसी सिचुएशन जब मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई दोनों इक्वल हो, उस सिचुएशन को बोला जाता है मार्केट इक्विलिब्रियम। चमका अच्छे से, एक बार मैं बताती हूँ। देखो मैं यहाँ पर कर्व के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। मैंने कहा ये एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है, ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन हो गया। एक्स एक्सिस पर हम दो चीजें दिखाएंगे, एक होता है डिमांड यानी कि मार्केट डिमांड, और दूसरी है सप्लाई यानी कि मार्केट सप्लाई। वहीं वाई एक्सिस पर हम लोग दिखा रहे हैं इन चीजों की प्राइस। अब मैंने कहा ये क्या है हमारी, ये है इस पेन की मार्केट डिमांड। डिमांड का मतलब है मार्केट में जितने भी बायर्स हैं वो इस पेन की जो डिमांड कर रहे हैं उसे प्लस कर दो, तो वो जो टोटल डिमांड है उसे बोला जाता है मार्केट डिमांड। हमें पता है डिमांड कर्व कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, हम पहले पढ़ के आए हैं। वहीं ये क्या है, ये है इस पेन की सप्लाई। मार्केट में जितने भी प्रोड्यूसर्स है जो इस पेन को बना रहे हैं उन सबकी सप्लाई को प्लस कर दो, हमें मिल जाएगी मार्केट सप्लाई। वो पॉइंट जहां पर मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई दोनों इक्वल होते हैं, ये जो ई पॉइंट है, इसे बोला जाता है मार्केट इक्विलिब्रियम। चमका अच्छे से। अब देखो बहुत आराम से देखना, मार्केट इक्विलिब्रियम समझ में आ गया, वो पॉइंट जहां पर मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई इक्वल हैं। अब देखो ये जो प्राइस आ रही है, ओपी जो प्राइस आ रही है ना, ओ से लेकर पी तक की, इस प्राइस को बोला जाता है इक्विलिब्रियम प्राइस। क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस। और ये जो क्वांटिटी आ रही है ओ क्यू, ये ओ क्यू क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड भी है, ये क्वांटिटी सप्लाइड भी है, यानी कि डिमांड भी है सप्लाई भी है, क्योंकि दोनों क्या है, बराबर हैं। ओ क्यू क्या है, हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ओपी है इक्विलिब्रियम प्राइस, ओ क्यू है हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, और ई पॉइंट क्या है, हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, मार्केट इक्विलिब्रियम। सो मार्केट इक्विलिब्रियम इज डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ द मार्केट। मार्केट की वो स्टेट यानी कि वो सिचुएशन जब किसी कमोडिटी की डिमांड इस पेन की डिमांड किसके इक्वल है, इस पेन की सप्लाई के इक्वल है एक पर्टिकुलर प्राइस पर। मार्केट इक्विलिब्रियम इज डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ द मार्केट व्हेन डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज इक्वल टू इट्स सप्लाई करस्पॉन्डिंग टू अ पर्टिकुलर प्राइस। चमका अच्छे से, एकदम क्लियर है।
अब देखो इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या होता है। मैंने बताया जिस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम आ रहा है, ये ई पॉइंट, तो ये जो प्राइस आई है ना ओ से लेकर पी तक की, इस प्राइस को बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम प्राइस। और ये जो क्वांटिटी आ रही है ओ क्यू, इस क्वांटिटी को बोला जाता है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। सो इस सिचुएशन में द प्राइस दैट प्रिवेल इन द मार्केट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम प्राइस। और यहां पर जो क्वांटिटी सप्लाइड, क्वांटिटी डिमांडेड है, दोनों इक्वल हैं, उस क्वांटिटी को बोला जाता है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। क्लियर हो गया? अब देखो इससे हम टेबल के थ्रू भी समझ लेते हैं इक्विलिब्रियम कैसे निकालते हैं हम परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। देखो यहां पर मैं क्या ले रही हूं? प्राइस ले रही हूं। किसकी प्राइस ले रही हूं? किसी भी एक्स कमोडिटी की प्राइस ले रही हूं। एक ही गुड की यहां पर बात होती है। जब आप क्लास 12th के अंदर आओगे ना, तब हम बात करेंगे देश में जितने भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी। अभी हम एक ही कमोडिटी की बात कर रहे हैं। ये इस कमोडिटी की क्या है? डिमांड है, डिमांड बायर्स करते हैं। और ये क्या है? इस कमोडिटी की टोटल मार्केट सप्लाई, सप्लाई कौन करते हैं? प्रोड्यूसर्स करते हैं। चलो भाई समझ में आ गया। मैंने कहा प्राइस जो है वो इंक्रीज हो रही है 1 2 3 4 5। अब मैंने आपको बहुत पहले आराम से समझा रखा है कि अगर किसी चीज की प्राइस इंक्रीज होती है तो अपने आप उस चीज की डिमांड क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। ऐसा ही होता है, कोई चीज महंगी होती है तो हम उसकी डिमांड कम कर देते हैं। वहीं अगर कोई चीज सस्ती होती है तो हम उसकी डिमांड ज्यादा कर देते हैं, डिमांड इंक्रीज हो जाती है। मतलब प्राइस और डिमांड दोनों में कौन सा रिलेशन है? नेगेटिव रिलेशन है। पता है हमें? तो देखो प्राइस इंक्रीज हो रही है, प्राइस इंक्रीज हो रही है तो डिमांड डेफिनेटली क्या होगी? डिक्रीज होगी। मैंने कहा प्राइस 1 है तो डिमांड है 50 यूनिट्स। प्राइस इंक्रीज हो गई 2 हो गई तो डिमांड कम हो गई, डिमांड हो गई हमारी 40 यूनिट्स। प्राइस इंक्रीज हो गई, डिमांड अगेन डिक्रीज हो गई 30 यूनिट्स। प्राइस इंक्रीज हुई, डिमांड और डिक्रीज हुई, और प्राइस और इंक्रीज हुई, डिमांड और डिक्रीज हो गई। मतलब जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जा रही है जो हमारी डिमांड है वो क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है, क्योंकि प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशन है? नेगेटिव रिलेशन है। इजी पीजी हो गया। दूसरा मैंने आपको सप्लाई चैप्टर में बताया था, अगर किसी चीज की प्राइस इंक्रीज होती है तो प्रोड्यूसर्स उस चीज की सप्लाई बढ़ा देते हैं, महंगे में चीज को बेचते हैं ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। वहीं अगर कोई चीज सस्ती होती है तो प्रोड्यूसर देखता है मैं सस्ते में क्यों बेचूं, अपनी सप्लाई भी क्या कर देता है? कम कर देता है। तो प्राइस और सप्लाई दोनों में कौन सा रिलेशन होता है? पॉजिटिव रिलेशन, यानी कि डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो देखो प्राइस इंक्रीज हो रही है, प्राइस 1 है तो सप्लाई 10 यूनिट्स है। प्राइस इंक्रीज हुई, प्रोड्यूसर ने सप्लाई 20 कर दी। और प्राइस इंक्रीज हुई, प्रोड्यूसर ने सप्लाई 30 कर दी। प्राइस इंक्रीज, सप्लाई 40, प्राइस इंक्रीज, सप्लाई 50। समझ में आ गया कि प्राइस इंक्रीज हो रही है तो सप्लाई भी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। अब यहाँ पर इक्विलिब्रियम कहाँ हो रहा है आप बहुत आराम से बता सकते हो। जब डिमांड कितनी है? 30 यूनिट्स, और सप्लाई भी कितनी है? 30 यूनिट्स। यहाँ पर मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई दोनों इक्वल है 30 यूनिट्स। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? इक्विलिब्रियम हो रहा है। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हो गई हमारी 30, और प्राइस कितनी है? 3 रुपए है। इक्विलिब्रियम प्राइस कितनी हो गई हमारी? 3 रुपए। चमका अच्छे से? तो ये वही है, बस मैंने आपको कैसे बता दिया? मैंने आपको इसको टेबल की फॉर्म में बता दिया। अब हम इस टेबल को, इस शेड्यूल को जो है वो कर्व पर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। देखो जी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर हम क्या शो करते हैं? वाई एक्सिस पर हम हमारी प्राइस शो करते हैं। वहीं हम हमारी एक्स एक्सिस पर क्या शो करते हैं? एक्स एक्सिस पर हम लोग शो करते हैं हमारी डिमांड एंड सप्लाई। वो भी कौन सी डिमांड? मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई हम शो करते हैं। अब देखो प्राइस कितनी है? 1 से लेकर 5 हो रही है, तो प्राइस हम दिखा देते हैं 1 2 3 4 5। तो ये हो गई प्राइस हमारी 1 2 3 4 5। इजी पीजी। साथ में हम लोग दिखा देते हैं हमारी डिमांड और सप्लाई। तो ये 50 तक का बन रहा है हमारा। 10 20 30 40 50। सबसे पहले हम हमारा डिमांड वाला प्लॉट कर देते हैं। प्राइस 1 है तो डिमांड कितनी है? 50 है। डिमांड वाला प्लॉट कर रहे हैं तो देखो आप इस तरह से कर्व देख, मेरा कर्सर देखना। प्राइस 1 है, डिमांड कितनी है? 50 है, तो ये डिमांड 50 यहाँ पर हो गया। देन प्राइस 2 है, डिमांड कितनी है? 40 है, तो प्राइस 2 है, डिमांड कितनी है? 40 है, तो ये हमारा ये वाला पॉइंट आ जाएगा। प्राइस 3 है, डिमांड कितनी है? 30 है, तो प्राइस 3 है हमारे पास में,
और डिमांड कितनी है हमारे पास में 30 है। देन प्राइस 4 है, डिमांड 20 है, प्राइस 4 है, डिमांड कितनी है 20 है, और लास्ट जब प्राइस हमारी 5 आ गई डिमांड इज 10। इजी पीजी। इसको अगर हम ज्वाइन करते हैं तो ये हमें क्या मिल जाएगा, ये हमें हमारा मिल जाएगा डिमांड कर्व। पीछे मैंने बताया था वैसा ही है, यहाँ पर मैंने सिंपली इसे क्या कर दिया, प्लॉट कर दिया है, डिमांड कर्व आ गया। सेम इसी तरह से अब हम हमारा सप्लाई कर्व बनाने वाले हैं। तो प्राइस 1 है, सप्लाई कितनी है 10 है, प्राइस 1 है, सप्लाई है 10, प्राइस 2 थी, सप्लाई कितनी हुई थी 20, प्राइस 3 है तो सप्लाई है 30, तो प्राइस 3 सप्लाई 30, ये सेम पॉइंट आएगा। प्राइस 4 है, सप्लाई है 40, और प्राइस 5 है, सप्लाई है हमारे पास में 50। तो इसे हम ज्वाइन कर देंगे तो हमें मिल जाएगा हमारा सप्लाई कर्व। तो ये हम लोगों ने बना दिया हमारा सप्लाई कर्व। अब वो पॉइंट जहां पर डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल हैं वो है हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ई से हमने नाम दे दिया। इस पॉइंट पर देखा जाए तो हमारी प्राइस क्या आ रही है 3 आ रही है, पीछे देख लिया तो ओपी नाम दे दिया। और इस पॉइंट पर देखा जाए तो हमारी क्वांटिटी कितनी आ रही है 30 यूनिट्स आ रही है, तो ओ क्यू क्या हो गई हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। समझ में आया अच्छे से। तो देखो वही यहाँ पर लिखा है मार्केट डिमांड का मतलब है किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी की मार्केट में जितने भी बायर्स है उन सबकी डिमांड को प्लस कर दो, दैट इज मार्केट डिमांड। इजी पीजी। इट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ डिमांड फॉर अ कमोडिटी। एक कमोडिटी की मार्केट में जितने भी बायर्स है वो जो डिमांड कर रहे हैं उस डिमांड को प्लस कर दो, हमें मिल जाएगी मार्केट डिमांड। मैंने आपको डिमांड वाले चैप्टर में पढ़ाया था कि अज्यूम कर लो मार्केट के अंदर 2 ही बायर्स हैं तो उन दोनों की डिमांड को प्लस कर दो, मार्केट डिमांड आ जाएगी, पढ़ाया था ना। सेम वैसे ही मार्केट सप्लाई का मतलब है सारी फर्म्स जो ये पर्टिकुलर पैन प्रोड्यूस कर रही हैं उन सारी फर्म सारे प्रोड्यूसर्स की सप्लाई को प्लस कर दो, यू विल गेट मार्केट सप्लाई। So market supply refers to the sum total of supply of a commodity by all the firms in the market। और मार्केट इक्विलिब्रियम तो समझ में आ ही गया, एक प्रिवेलिंग प्राइस पर जब मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई दोनों इक्वल हैं, दैट इज मार्केट इक्विलिब्रियम। अब देखो ये मार्केट इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन है जिस सिचुएशन में ना तो एक्सेस डिमांड हमें देखने को मिलेगी ना एक्सेस सप्लाई हमें देखने को मिलेगी। मैम ये क्या नई बात कर रहे हो? देखो एक्सेस डिमांड नाम से ही समझ में आ रहा है एक ऐसी सिचुएशन जब डिमांड जो है वो सप्लाई से ज्यादा हो। नाम से समझ में आ रहा है ना एक्सेस डिमांड, जब डिमांड सप्लाई से ज्यादा होती है दैट इज एक्सेस डिमांड। वहीं एक्सेस सप्लाई का क्या मतलब है, जब सप्लाई डिमांड से ज्यादा होगी उसे हम लोग बोल देते हैं एक्सेस सप्लाई। जब डिमांड सप्लाई से ज्यादा है दैट इज एक्सेस डिमांड, लेकिन जब सप्लाई डिमांड से ज्यादा है दैट इज एक्सेस सप्लाई। तो इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट पर डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल है, हमें एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन भी देखने को नहीं मिलेगी, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन भी देखने को नहीं मिलेगी। समझ में आ रहा है ना, इस पॉइंट पर तो दोनों बराबर हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारा इक्विलिब्रियम ई पर नहीं हो रहा, हमारे इक्विलिब्रियम के लिए ये मैंने लाइन बना दी, ये एक लाइन बना दी, ठीक है। अब इस लाइन के अकॉर्डिंग आप बहुत अच्छे से देखना, ये जो लाइन है ये जो लाइन है वो डिमांड वाले कर्व को कहाँ टच कर रही है, यहाँ टच कर रही है। येलो वाला डिमांड कर्व था, ए पॉइंट पर टच कर रही है, और ये वाली जो लाइन है वो सप्लाई वाले कर्व को कहाँ टच कर रही है, सप्लाई वाला कर्व हमारा ब्लू वाला कर्व है उसे बी पर टच कर रही है। एक्स एक्सिस पर हम डिमांड और सप्लाई दोनों दिखा रहे हैं। तो बेटा अगर इस पॉइंट के हिसाब से देखें डिमांड वाले को ए पर टच करा था, मतलब डिमांड है ये, डिमांड कितनी है सिर्फ 20 यूनिट्स है। वहीं अगर हम सप्लाई वाले को देखें तो सप्लाई कितनी है 40 यूनिट्स है। मतलब देखकर समझ में आ रहा है अगर इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं है, इक्विलिब्रियम से ऊपर है, तो डिमांड तो 20 यूनिट्स है, सप्लाई 40 यूनिट्स है, मतलब सप्लाई डिमांड से ज्यादा है। तो यहां पर हमें कौन सी सिचुएशन देखने को मिल रही है वो तो आप देखकर भी समझ सकते हो। ये डिमांड वाले कर्व को काटा है, ये सप्लाई वाले कर्व को काटा है, सप्लाई वाला बाद में है, जो बाद में है वो बड़ा होता है। तो यहां पर सिचुएशन आ रही है हमारे पास में एक्सेस सप्लाई की। किसकी सिचुएशन आ रही है, एक्सेस सप्लाई की। डिमांड 20 यूनिट से सप्लाई 40 यूनिट से, मतलब सप्लाई 20 यूनिट से ज्यादा है, तो एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन हो गई। वहीं अगर हम उल्टा कर देते हैं, मान लो मैंने ये नीचे वाला पॉइंट ले लिया, अब नीचे वाले पॉइंट को अगर हम देखें तो ये जो नीचे वाली लाइन है ये सप्लाई वाला ब्लू वाला कर्व है, इसे कट कर रही है सी पॉइंट पर, वहीं डिमांड वाले पॉइंट को कट कर रही है ये डी पॉइंट पर। तो देखा जाए तो सप्लाई कितनी हो गई, अब देखा जाए तो सप्लाई 20 यूनिट्स है लेकिन डिमांड कितनी है 40 यूनिट्स है, मतलब डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है।
तो यहाँ पर कौन सी सिचुएशन आ जाती है, यहाँ पर हमारी सिचुएशन आ जाती है एक्सेस डिमांड की सिचुएशन आ जाती है, जब डिमांड सप्लाई से ज्यादा है। समझ पा रहे हो कि सप्लाई वाले को काटा यहाँ पर सप्लाई 20 यूनिट्स, डिमांड वाले को डी पॉइंट पर काटा डिमांड 40 यूनिट्स, सो डिमांड इज मोर देन सप्लाई, तो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन हो गई। लेकिन इक्विलिब्रियम पॉइंट पर सब चंगा सी, डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल है, ना एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन ना एक्सेस डिमांड की सिचुएशन। सो वही लिखा है देयर इज नो एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। एक्सेस सप्लाई अभी मैंने आपको बताया, एक ऐसी सिचुएशन जब मार्केट सप्लाई मार्केट डिमांड से ज्यादा है एक पर्टिकुलर प्राइस पर, दैट इज एक्सेस सप्लाई। इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन मार्केट सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी इज मोर देन इट्स मार्केट डिमांड। वहीं एक्सेस डिमांड मतलब एक ऐसी सिचुएशन जब मार्केट की डिमांड मार्केट सप्लाई से ज्यादा है। इट रेफर्स टू अ सिचुएशन इन विच मार्केट डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज मोर देन मार्केट सप्लाई, उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, एक्सेस डिमांड। और ये चीजें आप पढ़ने वाले हो क्लास 12th के अंदर। तो यहां तक का अच्छे से क्लियर हो गया। अब देखो बस 3 अजम्पशंस दे रखे हैं परफेक्ट कंपटीशन के, बहुत ही बच्चों वाले अजम्पशंस है कि क्या चीजें हम मानकर चल रहे हैं। पहला है प्राइस और जो सप्लाई है उन दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है, हमें पता है। अभी मैंने पीछे आपको बताया अगर किसी चीज की प्राइस इंक्रीज होती है तो सप्लाई भी इंक्रीज होती है, प्राइस डिक्रीज होती है तो सप्लाई भी डिक्रीज होती है। दोनों में कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है। पॉजिटिव रिलेशन है इसीलिए सप्लाई वाला कर्व ऊपर की तरफ जा रहा है। ये तो होती है हमारी लेफ्ट साइड और ये होती है हमारी राइट साइड। तो जब हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो सप्लाई वाला कर्व ऊपर जा रहा है ना, कैसा है, अपवर्ड स्लोपिंग है। तो बस याद रखना प्राइस और सप्लाई दोनों में कौन सा रिलेशन होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। दिस इज द रीजन सप्लाई वाला कर्व इस तरह से बनता है, अपवर्ड स्लोपिंग ऊपर जाते हुए। समझ में आया। वहीं सेकंड पॉइंट कहता है कि प्राइस और डिमांड दोनों में कौन सा रिलेशन होता है, नेगेटिव यानी कि इनवर्स रिलेशन होता है। सो प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड आर नेगेटिवली रिलेटेड। तभी जो डिमांड वाला कर्व है जब हम लेफ्ट से राइट आ रहे हैं तो वो नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब वो कैसा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। और तीसरा अजम्पशन ये है कि ये जो डिमांड और सप्लाई है ये चीजें फ्रीली ऑपरेट करती हैं, मतलब यहाँ पर कोई गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं है, सरकार कोई दखलंदाजी नहीं करेगी, अपनी टांग नहीं लड़ाएगी। सप्लाई और डिमांड फोर्सेस कैसे चलते हैं, अपने फ्री चलते हैं। यहाँ पर कोई गवर्नमेंट इंटरवेंशन यानी कि कोई गवर्नमेंट का बीच में इंटरफेरेंस नहीं है। समझ में आ गया। तो देखो मेन चीजें हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट करी, एक जो बेसिक है। अब हम हमारे कर्व स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग कर्व्स मुझे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझानी है, वो बहुत आराम से समझना, तब जाके आपको कर्व समझने में आसानी होगी। तो देखो मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, बहुत आराम से समझना। कुछ चीजें रिपीट करूंगी। मैंने कहा अगर प्राइस इंक्रीज होती है ना किसी चीज की, तो उस चीज की हम कस्टमर्स डिमांड क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, ऐसा होता है। वहीं अगर किसी चीज की प्राइस कम होती है तो हम लोग उस चीज को सस्ता देखकर खरीदने लग जाते हैं, डिमांड बढ़ा देते हैं। मतलब प्राइस और डिमांड में दोनों में कौन सा रिलेशन है, नेगेटिव यानी कि इनवर्स रिलेशन है। ये तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया। प्राइस बढ़ेगी हम डिमांड कम करेंगे, प्राइस कम होगी हम हमारी डिमांड बढ़ा देंगे, दोनों में कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। इजी पीजी बात। अब उल्टा देखो, मैंने कहा अगर किसी चीज की डिमांड बढ़ गई, अगर किसी चीज की डिमांड बढ़ गई, सप्लाई उतनी की उतनी है, कोई चीज की डिमांड बढ़ गई, आप खुद प्रैक्टिकली सोच के देखो, सप्लाई उतनी की उतनी है, किसी चीज की बहुत ज्यादा डिमांड आ रही है, डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, तो प्रोड्यूसर सबकी डिमांड को फुलफिल नहीं कर सकते। अपने आप वो चीज क्या हो जाती है, महंगी हो जाती है, प्राइस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अरे मैम ये तो उल्टा खेल हो गया। बिल्कुल, अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, ठीक है, लेकिन अगर डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस भी बढ़ जाएगी। समझ पा रहे हो। अगर किसी चीज की बहुत ज्यादा डिमांड आ रही है, सप्लाई उतनी ही है, प्रोड्यूसर सबकी डिमांड को फुलफिल नहीं कर सकते, तो चीजें महंगी हो जाती हैं। वही मान लो अगर किसी चीज की डिमांड कम आ रही है, डिमांड नहीं है, तो प्रोड्यूसर का स्टॉक पड़ा पड़ा खराब होगा, तो प्रोड्यूसर उस चीज को क्या कर देते हैं, सस्ता कर देते हैं, प्राइस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ऐसे पॉजिटिव हो जाता है, मतलब प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी। लेकिन उल्टा, अगर डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस भी बढ़ेगी, डिमांड कम होगी तो प्राइस भी कम होगी। ये बहुत ही मतलब बहुत ही स्टार मार्क कर लो, इस तरह की चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा दिमाग में रखनी है, क्लास 12th में भी आपको हमेशा काम आएगा। समझ में आया। सेम यही चीज मैं आपको सप्लाई के साथ में भी समझाना चाहती हूँ।
मैंने कहा किसी चीज की प्राइस बढ़ जाती है तो प्रोड्यूसर सोचता है यार मैं महंगे में बेचूंगा, वो अपनी सप्लाई भी बढ़ा देता है। ऐसे ही होता है, पॉजिटिव रिलेशन है ना। प्राइस कम होती है तो प्रोड्यूसर बोलता है मैं सस्ते में क्यों बेचूं, वो अपनी सप्लाई को भी क्या कर देता है, कम कर देता है। मतलब हमें पता है प्राइस और सप्लाई दोनों में कौन सा रिलेशन है, दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है। लेकिन अब आप उल्टा कर लो, मतलब प्राइस में इफेक्ट आ रहा है तो सप्लाई में पॉजिटिव इफेक्ट है, प्राइस में इफेक्ट आ रहा है तो डिमांड में नेगेटिव है। लेकिन अगर किसी चीज की मान लो सप्लाई बढ़ जाती है, किसी चीज की सप्लाई बहुत ज्यादा है, डिमांड तो उतनी ही है, आप सोच के देखो डिमांड तो इतनी है किसी चीज की, लेकिन अगर मार्केट में किसी चीज की सप्लाई बहुत ज्यादा है, सप्लाई ये है, तो यार अगर सप्लाई ज्यादा है और डिमांड ही नहीं आ रही तो प्रोड्यूसर का स्टॉक तो पड़ा पड़ा खराब होगा, माल पड़ा पड़ा खराब होगा। वो उस चीज की प्राइसेस को क्या कर देगा, गिरा देगा, ताकि लोग सस्ता देखकर खरीदे और डिमांड बढ़ जाए। समझ पा रहे हो, सप्लाई अगर ज्यादा है, डिमांड उतनी ही है, तो प्रोड्यूसर को चीजों की प्राइसेस गिरानी पड़ेंगी ताकि और डिमांड आए। तो यहां पर ये पॉजिटिव हो गया। वहीं अगर किसी चीज की मार्केट में सप्लाई कम है, ठीक है, मान लो मार्केट में किसी चीज की डिमांड तो है ये और सप्लाई कम है, तो प्रोड्यूसर देखेगा यार सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, हम इस एक्स्ट्रा डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहे, तो वो क्या करेगा, चीजों की प्राइसेस बढ़ा देगा ताकि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वही खरीदें। समझ पा रहे हो, तो प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस कम होगी तो सप्लाई भी कम होगी, पॉजिटिव रिलेशन है। लेकिन अगर सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस कम होगी, सप्लाई कम होगी तो प्राइस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगेन स्टार मार्क कर लो, उल्टा हो जाता है। ये बातें समझ में आ गई। अब हम बहुत ही आराम से हमारा आगे का समझ सकते हैं। तो देखो आगे का क्या है, शिफ्ट, चेंज इन डिमांड एंड मार्केट, शिफ्ट या फिर चेंज इन डिमांड एंड मार्केट इक्विलिब्रियम। मैंने कहा सिर्फ डिमांड में चेंज आएगा, डिमांड में शिफ्ट आएगा, चेंज आएगा, कुछ भी बोल लो, सप्लाई हमारी जो की त्यों रहेगी, यानी कि वैसी की वैसी रहेगी, बस डिमांड में चेंज आएगा, तो उसका इक्विलिब्रियम पर क्या असर देखने को मिलेगा। समझ पा रहे हो क्या मतलब है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सप्लाई हमारी जो है वही रहेगी, डिमांड में अगर कोई चेंज आ गया तो उसका इक्विलिब्रियम पर क्या असर देखने को मिलेगा। तो पहला मैं बता रही हूं अगर डिमांड इंक्रीज हो गई तो, फिर दूसरा मैं बताऊंगी डिमांड डिक्रीज हो गई तो देखो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पर हम दिखाते हैं हमारी प्राइस और एक्स एक्सिस पर हम क्या दिखाते हैं, यहां हम दिखाते हैं हमारी डिमांड एंड सप्लाई पॉइंट ऑफ ओरिजिन। मैंने कहा ये है किसी चीज की डिमांड, मेरे पेन की डिमांड, और ये है मेरे पेन की सप्लाई। दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये हो गई हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस और ये हो गई है हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। इजी पीजी। मैंने कहा डिमांड बढ़ गई। अब इको में अगर कोई भी चीज इंक्रीज होती है तो याद रखना हमेशा जो कर्व है वो राइट साइड में शिफ्ट कर जाता है। इको में अगर कोई चीज इंक्रीज होती है तो कर्व राइट साइड में शिफ्ट कर जाता है, तो जो डिमांड वाला कर्व है वो राइट साइड में शिफ्ट कर जाएगा। तो ये जो डिमांड वाला कर्व है ये हमारा राइट साइड में इस तरह से कुछ शिफ्ट कर गया। ठीक बात हो गई। तो ये नया डिमांड कर्व हो गया क्योंकि डिमांड इंक्रीज हो रही है। अब हमारे दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये नया वाला डिमांड कर्व है, सप्लाई वाला कर्व वो का वो है। अब डिमांड और सप्लाई यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये ई डैश हमारा क्या है, नया पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है। ये अगर नया पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है तो ऑब्वियस सी बात है अगर आप इसके अकॉर्डिंग देखोगे तो हमारी प्राइस क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। पहले प्राइस ओपी थी, अब प्राइस क्या हो गई, OP1। पहले क्वांटिटी OQ थी, अब क्वांटिटी भी हमारी बढ़ के कितनी हो गई है, O से लेकर Q1 हो गई है। तो मतलब समझ में आ गया होगा आपको कि किसी चीज की सप्लाई तो जो थी वही है, अगर उस चीज की डिमांड बढ़ जाएगी, अगर उस चीज की डिमांड बढ़ जाएगी तो उस चीज की प्राइसेस अपने आप क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। आप प्रैक्टिकली सोच के देख लो ना यार, किसी चीज की सप्लाई तो उतनी ही है लेकिन बहुत ज्यादा उस चीज की डिमांड आ रही है, तो सबकी डिमांड को फुलफिल नहीं कर सकते क्योंकि सप्लाई तो उतनी है। सप्लाई 100 यूनिट से डिमांड आ रही है 150 यूनिट्स, तो आप एक्स्ट्रा 50 यूनिट्स की डिमांड को फुलफिल नहीं कर सकते, आपको चीजों को महंगा करना पड़ेगा। तो जैसे ही डिमांड इंक्रीज हुई अपने आप जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सो इंक्रीज इन डिमांड कॉजेज इंक्रीज इन इक्विलिब्रियम प्राइस। पहले प्राइस OP थी जो इंक्रीज होके OP1 हो गई, पहले क्वांटिटी OQ थी जो इंक्रीज होके OQ1 हो गई ड्यू टू डिमांड। समझ आया। अब ये चलता कैसे है वो मैं थोड़ा सा समझा रही हूँ और वो थोड़ा सा टेक्निकल जाता है, तो इसे बहुत आराम से समझना, ठीक है, बहुत आराम से समझना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही मैं बता रही हूँ।
देखो अगर हम इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट ले, ओल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट ले, ई वाला ले, तो अगर आप इस लाइन को थोड़ा सा और खींच दो आगे, इस तरह से आपने खींच दिया आपने आगे, अगर आपने इसको आगे खींच दिया तब आप देखना इस पॉइंट के हिसाब से इस लाइन को देखो आप, है ना, ये वाली जो लाइन है, तो इस लाइन के हिसाब से यहां पर डिमांड वाले को टच कर रहा है ना, डिमांड वाले को कहां टच कर रहा है, ए पॉइंट पर टच कर रहा है। तो देखा जाए तो डिमांड तो ये है ओ से लेकर यहां तक की, है ना, Q2 आप इसको नाम दे सकते हो, ओ Q2 डिमांड है, ये डिमांड है, ठीक है। वही सप्लाई कितनी है, ई वाले पॉइंट पर देखनी है आपको सप्लाई, मतलब मैंने अगर PE इसको आगे बढ़ाया, आगे यहां पर ले गई, तो डिमांड वाले को ये यहां पर टच कर रहा है, मतलब O से लेकर Q2 क्या है, डिमांड है, डिमांड O Q2 है, O से लेकर Q2 इतनी सारी। लेकिन E पॉइंट पर ही देखना सप्लाई कितनी है, सप्लाई हमारी यही है, ये हमारी क्या है, सप्लाई है, दैट इज OQ, सप्लाई है OQ और डिमांड कितनी है OQ2। समझ में आ गया, ये हमारी सप्लाई है O से लेकर Q तक का, लेकिन हमारी डिमांड कितनी है, हमारी डिमांड है O से लेकर Q2 तक की। अगर मैंने इस लाइन को आगे बढ़ाया, मतलब सप्लाई कम है डिमांड ज़्यादा है, तो यहाँ पर देखो कौन सी सिचुएशन हो रही है, यहाँ पर सिचुएशन हो रही है एक्सेस डिमांड की, डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है, किसी चीज़ की सप्लाई, मैंने कहा डिमांड तो ये है और उस चीज़ की मार्केट में सप्लाई सिर्फ इतनी सी है। अब मैंने आपको बताया है अगर किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है तो प्रोड्यूसर सबकी डिमांड को फुलफिल नहीं कर सकता, वो चीज़ क्या हो जाएगी, महंगी हो जाएगी। तो अपने आप हम लोगों ने देखा उस चीज़ की प्राइजेस क्या हो चुकी हैं, इंक्रीज हो चुकी हैं। जब किसी चीज़ की प्राइजेस बढ़ जाती हैं, अब उल्टा देखना, अगर किसी चीज़ की प्राइस बढ़ जाएगी तो अपने आप उस चीज़ की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आप देखो प्राइस बढ़ी तो डिमांड कम होएगी, सो ये डिमांड जो ए पर थी हम लोगों ने इस तरह से समझा, ये कम हो जाएगी, पीछे चले गया। पीछे चले गया का मतलब क्या है, प्राइस जब पी थी तब डिमांड कितनी थी, ये प्राइस जैसे ही बढ़ी डिमांड कर्व पर हमारा मूवमेंट कैसा देखने को मिला, हमें अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिला। ये हम लोगों ने डिमांड वाले चैप्टर में पढ़ा था, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। क्या पढ़ा था हम लोगों ने, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, कि अगर किसी चीज की प्राइस बढ़ जाती है तो डिमांड कर्व पर ही मूवमेंट होती है, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। पढ़ा था हम लोगों ने थ्योरी ऑफ डिमांड के अंदर, डिमांड कर्व पर ही मूवमेंट हो रही है, वो भी कैसी मूवमेंट हो रही है, अपवर्ड मूवमेंट हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। वही हमें पता है जब किसी चीज की प्राइस बढ़ रही है, प्राइस बढ़ रही है तो उस चीज की सप्लाई भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ये क्या है, एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, जो हम लोगों ने सप्लाई वाले चैप्टर में पढ़ा था। तो प्राइस बढ़ रही है तो ये था ना हमारा सप्लाई वाला, मैंने बताया था सप्लाई यहां से देखो और ए पॉइंट से डिमांड देखो, डिमांड तो कम हो गई और सप्लाई हमारी बढ़कर ऊपर चले गई। ये सप्लाई वाला कर्व था तो ये ऊपर चले गया। पहले प्राइस कितनी थी, ओपी थी, तो सप्लाई हमारी ये थी, मतलब प्राइस ये थी तो सप्लाई ये थी। जैसे ही प्राइस हमारी बढ़ी सप्लाई भी हमारी इंक्रीज होके यहाँ पर आ गई, तो नया इक्विलिब्रियम कहाँ पर हो रहा है, ई डैश पर हो रहा है। दिस इज एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। क्या होता है एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, कि प्राइस बढ़ी तो सप्लाई भी बढ़ गई। हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैं बताना चाहती थी तो मैंने बता दिया। आपको जो मेन बात यहाँ पर दिमाग में रखनी है वो सिर्फ मेन बात क्या है कि जैसे ही डिमांड कर्व हमारा राइट साइड में शिफ्ट होगा, डिमांड इंक्रीज होगी, हम लोगों ने देखा प्राइस भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। आपको सिर्फ ये बात दिमाग में रखनी है। उसका एक्स्ट्रा मैंने आपको क्या बताया कि पहले ई पॉइंट था, अगर आप ई पॉइंट को ही आगे ले जाओ तो बेटा ये देखो डिमांड तो क्या है, OQ2 है, लेकिन सप्लाई ई पर ही रहेगी, है ना। सप्लाई क्या है हमारी, OQE है। डिमांड सप्लाई से ज़्यादा है, मतलब एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है। जब डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, तो चीज़ की प्राइस बढ़ जाती है। जब प्राइस बढ़ती है तो हमें पता है अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी और प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी ही। तो जैसे ही प्राइस बढ़ी, डिमांड कम हो गई, तो हमें इस ई डैश वाले पॉइंट पर आना है, कैसे भी करके नए इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट पर। तो ये डिमांड कम होकर ई डैश पर आ गई, है ना। हम लोगों ने इस तरह से पढ़ा था, याद करो इस तरह से कि मैंने आपको कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन ऑफ डिमांड समझाया था। मैंने कहा प्राइस ये है किसी चीज की, तो डिमांड क्या है, ये है। मैंने कहा प्राइस बढ़ गई, प्राइस बढ़ के P1 हो गई तो डिमांड अपने आप देखो कम हो गई ना। कैसा मूवमेंट होता है, अपवर्ड मूवमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। वहीं मैंने आपको सप्लाई के अंदर बताया था कि अगर किसी चीज की प्राइस ये है तो ये उस चीज की क्या है, सप्लाई है।
मैंने कहा प्राइस बढ़ के P1 हो गई, तो आप देख लो सप्लाई भी बढ़ गई। कैसा ऊपर मूवमेंट हो रहा है, एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। तो ये सप्लाई वाला कर्व पर हम लोगों ने इस तरह से एरो कर दी, एक ही कर्व है ना, ये E से E डैश पर आ गया, नए इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आ गया। समझ में आया? सेम ऐसे ही सेकंड है, अगर डिमांड डिक्रीज होगी तो क्या होगा? तो देखो डिमांड डिक्रीज होगी वो भी मैं बता देती हूँ, सिर्फ इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ। ये है डिमांड, ये है हमारी सप्लाई, ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये है हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस और ये है हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। मैंने कहा डिमांड कम हो गई है, अगर कोई चीज इको में कम होती है तो कर्व हमारा लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर जाता है। तो डिमांड वाला कर्व हमारा लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर गया, ये नया डिमांड कर्व है D1। अब यहाँ पर हमें देखेंगे तो इक्विलिब्रियम कहाँ हो रहा है? डिमांड और सप्लाई यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये हमारा ई डैश पॉइंट आ गया। तो आप देख लो प्राइस क्या हो चुकी है? कम हो चुकी है और क्वांटिटी भी हमारी कम होके OQ1 हो गई। अब समझ में आ गया ना, किसी चीज की सप्लाई तो ये है, सप्लाई में कोई चेंज नहीं आ रहा है, लेकिन उस चीज की डिमांड कम हो गई, मतलब डिमांड ये है। तो ऑब्वियस ही बात है प्रोड्यूसर के पास में एक्स्ट्रा सप्लाई है, उसकी जो एक्स्ट्रा माल है वो पड़ा पड़ा खराब होगा, वो चीज की प्राइस को गिरा देगा। तो प्राइस क्या हो गई है? यहाँ पर डिक्रीज हो गई है। डिक्रीज इन डिमांड कॉजेस डिक्रीज इन इक्विलिब्रियम प्राइस। समझ में आ गया? इसको भी अगर पिछले बार की तरह समझना है तो मैं समझा सकती हूँ। कैसे समझाया था मैंने कहा हम कौन सा पॉइंट ले लेते हैं, हम ये पुराना वाला पॉइंट लेते हैं, है ना, पुराना वाला पॉइंट के हिसाब से आप देखो ये लाइन बनी हुई है पुराने वाले पॉइंट के हिसाब से लाइन। तो ये जो लाइन है वो डिमांड वाले को कहाँ काट रही है? इस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर, ठीक है। तो डिमांड तो क्या है? ये है, डिमांड तो सिर्फ कितनी सी है? ये है OQ2, ठीक है। लेकिन सप्लाई वाला खुद यही पॉइंट है, सप्लाई चेंज नहीं होती है। सप्लाई कितनी है? OQ, सप्लाई है OQ और डिमांड कितनी है? OQ2। डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम सप्लाई ज्यादा। किसी चीज की डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, अपने आप वो चीज सस्ती हो जाती है। अब हमें पता है अगर किसी चीज की प्राइसेस डिक्रीज होंगी तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो हमें दोबारा से नए वाले पॉइंट पर आना है, इक्विलिब्रियम वाले पर। तो प्राइसेस अगर डिक्रीज होती है तो डिमांड बढ़ती है। तो ये डिमांड कर्व ए से कहां पर आ गया? ई डैश पर आ गया। ये मैंने आपको समझाया था, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड इसे बोलते हैं। पहले प्राइस ये थी, ठीक है, तो डिमांड कितनी थी हमारी? ये थी। अब मैंने कहा प्राइस कम होके P1 हो गई है, आप देख लो डिमांड क्या हो गई है? बढ़ के Q1 हो गई। तो ये डिमांड कर्व पर मूवमेंट हो रहा है, ये ए पॉइंट से ई डैश पर आ गया, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड है, ए से ई डैश पर आ गया। सेम डिमांड कर्व पर मूवमेंट हो रही है। वहीं प्राइस कम होती है तो सप्लाई भी क्या होती है हमारी? कम होती है। तो अब हम सप्लाई वाले को भी ले आते हैं, सप्लाई वाले को भी ले आओ। ये हमारा सप्लाई वाला कर्व है, पहले सप्लाई वाला कर्व किस पर था? ई पर था। ये सप्लाई भी हमारी क्या हो गई है? कम हो गई है। मतलब सेम डिमांड कर्व और सेम सप्लाई कर्व पर मूवमेंट हो रही है। हम लोगों ने ये भी देखा था सप्लाई वाला कर्व, पहले प्राइस ये थी तो सप्लाई क्या थी? ये थी हमारे पास में। मैंने कहा प्राइस कम होके P1 हो गई तो सप्लाई भी क्या हो जाएगी हमारी? कम हो जाएगी। तो सेम डिमांड कर्व पर क्या हो रहा है? डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। तो एक्सटेंशन ऑफ डिमांड हुआ, डिमांड बढ़ी, डाउनवर्ड मूवमेंट, और सप्लाई वाले कर्व पर डाउनवर्ड मूवमेंट है, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। दोबारा से हम ई डैश पॉइंट पर आ गए। समझ में आ गया? हालांकि ये दिमाग में नहीं रखना, दिमाग में आपको मेन बात रखनी है कि डिमांड अगर बढ़ेगी तो इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ेगी, डिमांड कम होगी तो इक्विलिब्रियम प्राइस कम होगी। समझ में आया? इसके बाद में आता है वही है, डिमांड में कोई चेंज आया तो प्राइस पर क्या असर होगा। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशंस हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अब वो एक्सेप्शनल सिचुएशंस क्या है? जब सप्लाई क्या है? परफेक्टली इलास्टिक है। व्हेन सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक, इसका मतलब है प्राइस कांस्टेंट है, फिर भी सप्लाई में कंटिन्यूअसली चेंजेस आ रहे हैं। सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक का मतलब है कि प्राइस कांस्टेंट है, फिर भी सप्लाई हमारी कंटिन्यू चेंज हो रही है, प्राइस से कोई लेना देना ही नहीं है सप्लाई का। मान लो डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई भी बढ़ जाएगी, डिमांड कम होगी तो सप्लाई भी कम हो जाएगी। सप्लाई पूरी तरह से इलास्टिक है कि आप कितना भी सप्लाई को चेंज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं है। डिमांड बढ़ते ही सप्लाई बढ़ जाएगी, डिमांड कम होते ही सप्लाई कम हो जाएगी, इतनी इलास्टिक है सप्लाई। इस सिचुएशन के अंदर चाहे आप डिमांड को इंक्रीज करो चाहे आप डिमांड को डिक्रीज करो, अभी हम करके देखेंगे, प्राइस पे कोई चेंज नहीं आएगा। प्राइस यहां पर कैसी रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। तो मैंने क्या बताया, कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशंस है जब सप्लाई हमारी परफेक्टली इलास्टिक है
कि डिमांड बढ़ेगी तो हम सप्लाई भी बढ़ा सकते हैं, डिमांड कम होगी तो हम सप्लाई को भी कम कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली बात है प्राइस तो अनअफेक्टेड रहेगी ना। प्राइस में चेंज कब आता है? जब मान लो डिमांड बढ़ रही है, ठीक है, डिमांड इतनी है लेकिन सप्लाई हम नहीं बढ़ा सकते, सप्लाई इतनी है, तब उस चीज को महंगा करना पड़ता है क्योंकि हम सबके डिमांड को फुलफिल नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो अगर डिमांड बढ़ रही है हम सप्लाई को भी बढ़ा सकते हैं, डिमांड कम होगी हम सप्लाई को भी कम कर देंगे, तो प्राइस अनअफेक्टेड रहती है। प्राइस यहाँ पर कैसी रहती है? कांस्टेंट रहती है। अभी मैं समझा देती हूँ। पहला है, अगर हम डिमांड को इंक्रीज कर दे तो क्या होगा। मैंने कहा एक्स एक्सिस है जिस पर हम दिखा रहे हैं हमारी डिमांड एंड सप्लाई, ये वाई एक्सिस है जिस पर हम लोग दिखा रहे हैं हमारी प्राइस। अब मैंने कहा यहां पर सप्लाई कर्व कैसा है? परफेक्टली इलास्टिक है। सप्लाई कर्व परफेक्टली इलास्टिक है तो आपको पता होगा वो ऐसा बनता है कि प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस हमारी ओपी थी तो ओपी ही है, फिर भी सप्लाई इलास्टिक है। सप्लाई कभी कितनी हो रही है, कभी कितनी हो रही है, कितनी भी इंक्रीज हो सकती है, इन्फिनिटी तक जा सकती है। अब मैंने कहा डिमांड बढ़ गई, मैंने कहा पहले हमारा डिमांड कर्व था ये डी वाला था, तो पहले हमारा जब डिमांड कर्व डी था तो हमारी क्वांटिटी कितनी आ रही थी? ओ क्यू तक, प्राइस तो वही है ओपी। मैंने कहा डिमांड बढ़ गई, अगर कोई चीज बढ़ती है तो कर्व हमारा राइट साइड में शिफ्ट कर जाता है। अब डिमांड है D1, जैसे ही डिमांड बढ़ी हमारी क्वांटिटी तो बढ़ गई, क्वांटिटी हमारी OQ से OQ1 हो गई, लेकिन आप प्राइस देखो, पहले इक्विलिब्रियम यहाँ था, अभी भी इक्विलिब्रियम यहाँ पर है, पहले प्राइस ओपी थी, अभी भी प्राइस ओपी ही है। समझ में आया कि डिमांड में इंक्रीज हो चाहे डिमांड में डिक्रीज हो, प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा। रीजन इसके पीछे सिंपल सा है कि सप्लाई क्या है? परफेक्टली इलास्टिक है। तो जैसे ही डिमांड हमारी इंक्रीज होगी, सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक है यानी कि सप्लाई को हम चेंज कर सकते हैं, सप्लाई भी उतनी ही इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर डिमांड बढ़ गई तो हम सप्लाई भी बढ़ा देंगे, तो प्राइस कैसी रहेगी? अनअफेक्टेड रहेगी। मान लो डिमांड बढ़ जाती है और हम सप्लाई को नहीं बढ़ा सकते तो फिर प्राइसेस महंगी होती हैं क्योंकि हम इस एक्स्ट्रा डिमांड को फुलफिल नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ तो सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक है तो अपने आप प्राइस क्या रहेगी? अनअफेक्टेड रहेगी। देख लिया। वही मान लो डिमांड कम हो गई तो वही एक्स एक्सिस पर डिमांड सप्लाई है, ये हमारा सप्लाई वाला कर्व है, ठीक है, और ये हमारी प्राइस है। मैंने कहा ये पुराना वाला हमारा डिमांड कर्व है डी, ठीक है, इसके हिसाब से क्वांटिटी यहाँ आ रही थी, ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम क्योंकि सप्लाई डिमांड इंटरसेक्ट कर रहे हैं। डिमांड कम हो गई है यानी कि डिमांड कर्व में हमें बैकवर्ड शिफ्ट लेफ्टवर्ड शिफ्ट देखने को मिला। अब यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये ई डैश है, तो आपने देखा क्वांटिटी तो कम हो गई, ठीक है, डिमांड कम हो गई, सप्लाई भी कम हो गई, लेकिन पहले इंटरसेक्ट कर रहे थे तब भी प्राइस ओपी थी, अब इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो भी प्राइस ओपी ही है, प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो सीधी सी बात है, जब सप्लाई हमारी परफेक्टली इलास्टिक होती है तो चाहे डिमांड में इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, there is no change in price in case supply of a commodity is perfectly elastic। याद रहेगी ये बात, एमसीक्यू में भी पूछी जा सकती है। अब दूसरी एक्सेप्शनल सिचुएशन है कि सप्लाई क्या है? परफेक्टली इनइलास्टिक है। इनइलास्टिक का मतलब है, देखो इलास्टिक का मतलब क्या होता है कि सप्लाई हमारी कैसी थी? इलास्टिसिटी का मतलब है सप्लाई हमारी कैसी थी? इन्फिनिटी थी, है ना, कि प्राइस में चाहे कोई चेंज नहीं आ रहा फिर भी सप्लाई चेंज हो रही थी। लेकिन इनइलास्टिक का मतलब है, इनइलास्टिक का मतलब है कि हमारी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है? जीरो है। प्राइस में चाहे कितना भी चेंज आ जाए, प्राइस 10 से मान लो 100 हो जाए, लेकिन सप्लाई हमारी कांस्टेंट रहेगी। प्राइस चाहे 10 रुपए से 100 रुपए हो जाए किसी चीज की, अगर प्राइस बढ़ रही है तो सप्लाई भी बढ़नी चाहिए ना, लेकिन सप्लाई हमारी कैसी रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। तो वही है एक्स एक्सिस जिस पर हम हमारी डिमांड और सप्लाई दोनों दिखा रहे हैं, ये है हमारी वाई एक्सिस जिस पर हम हमारी प्राइस दिखा रहे हैं। अब मैंने क्या कहा? ये है हमारा सप्लाई वाला कर्व, ये हमारा सप्लाई वाला कर्व है। सप्लाई क्या है? इनइलास्टिक है, चाहे प्राइस हमारी ओपी हो, ठीक है, चाहे प्राइस हमारी बढ़ के OP1 हो जाए, चाहे प्राइस हमारी बढ़कर OP2 हो जाए, हमारी सप्लाई आप देख लो क्या है? कांस्टेंट है, वो हिल तक नहीं रही है अपनी जगह से, हमारी सप्लाई क्या है? कांस्टेंट है। इसे बोला जाता है सप्लाई कैसी है? इनइलास्टिक है। अब मैंने कहा डिमांड में क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, तो मैंने कहा पहले हमारी डिमांड ये थी, ठीक है, तो प्राइस क्या थी? ये थी, है ना, और क्वांटिटी ये थी। मैंने कहा डिमांड इंक्रीज हो गई, डिमांड इंक्रीज होगी, कर्व हमारा राइट साइड में शिफ्ट कर जाएगा, तो डिमांड वाला कर्व हमारा राइट साइड में शिफ्ट कर गया। अब हमारा नया डिमांड कर्व ये है D1, ये देखो डिमांड कर्व राइट साइड में शिफ्ट कर गया।
पहले डिमांड और सप्लाई यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे थे ई पॉइंट पर, प्राइस ये आ रही थी। अब डिमांड और सप्लाई कर ई डैश पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो प्राइस क्या हो गई है, बढ़ गई है। क्वांटिटी तो उतनी की उतनी है। मैम इसका मतलब समझा दो एक बार। मैंने कहा सप्लाई हमारी कांस्टेंट है, सप्लाई हमारी जो थी वही है, सप्लाई हमारी क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन हमारी डिमांड बढ़ गई है। डिमांड हमारी ये हो गई है, हम सप्लाई को इंक्रीज ही नहीं कर सकते। पिछले वाले में तो क्या था, सप्लाई इलास्टिक थी, इंक्रीज डिक्रीज हो रही थी, डिमांड बढ़ रही थी, सप्लाई भी बढ़ रही थी, डिमांड कम सप्लाई भी कम। अब सप्लाई में कोई चेंज आ ही नहीं सकता, सप्लाई तो कांस्टेंट है। डिमांड बढ़ गई तो आप इस एक्स्ट्रा डिमांड को फुलफिल कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हो। चीजों की प्राइसेस अपने आप क्या हो जाएंगी, महंगी हो जाएंगी, तो प्राइस बढ़ गई। समझ पा रहे हो। तो अगर डिमांड बढ़ेगी, डिमांड कर्व में फॉरवर्ड शिफ्ट आएगा तो इक्विलिब्रियम प्राइस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। वहीं डिक्रीज इन डिमांड भी देख लेते हैं। ये हम लोगों ने बोला एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये है हमारी प्राइस, और नीचे हम दिखा देते हैं हमारी डिमांड और सप्लाई दोनों। ये है हमारा सप्लाई वाला कर्व जो मैंने बता दिया कांस्टेंट है, और ये है हमारा डिमांड। तो पहले ये यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे थे तो ये थी हमारी प्राइस और ये क्वांटिटी। ठीक है, मैंने कहा डिमांड डिक्रीज हो गई तो बैकवर्ड शिफ्ट हमें देखने को मिलेगा। तो ये हमारा नया डिमांड कर्व है D1, बैकवर्ड शिफ्ट हो गया। अब डिमांड और सप्लाई यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं ई डैश पर, अपने आप देख लो प्राइजेस क्या हो गई हैं, डिक्रीज हो गई हैं, क्वांटिटी वही है। समझ में आया। किसी चीज की सप्लाई में तो कोई चीज आ ही नहीं, चेंज आ ही नहीं रहा है, उतनी है। और मान लो डिमांड कम हो गई है, डिमांड ये है, तो अब इतना सारा प्रोड्यूसर का स्टॉक पड़े पड़े खराब होगा। स्टॉक पड़े पड़े खराब होगा तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, चीजों की प्राइजेस को गिरा देगा ताकि लोग सस्ता देखकर खरीदें। तो वही चीजों की प्राइजेस क्या हो गई हैं, डिक्रीज हो गई हैं। समझ में आ गया अच्छे से। तो ये मैंने आपको बताया कि सप्लाई में कोई चेंज नहीं आ रहा है ना। डिमांड में अगर चेंज आएगा तो उसका इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी पर क्या असर देखने को मिलेगा। समझ में आ गया। अब हम उल्टा देखेंगे, अब हम सेम चीज को उल्टा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, शिफ्ट या फिर चेंज इन सप्लाई एंड मार्केट इक्विलिब्रियम। अब डिमांड वैसे की वैसे रहेगी, सप्लाई में चेंज आएगा। तो सबसे पहले है इंक्रीज इन सप्लाई। एक्सेप्शनल सिचुएशंस वाला नहीं देख रहे, इलास्टिक इन इलास्टिक, पहले नॉर्मल वाला देख रहे हैं जैसे इसका देखा था। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये क्या है, हमारी प्राइस है, और यहाँ पर हम क्या दिखा रहे हैं, हमारी डिमांड एंड सप्लाई। ये है मैंने कहा किसी चीज़ की डिमांड और ये है किसी चीज़ की सप्लाई। ये है पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ऑब्वियस ही बात है। ये आ गई प्राइस और ये आ गई हमारी क्वांटिटी। अब डिमांड में चेंज नहीं आएगा, अब चेंज आएगा सप्लाई में। मैंने कहा सप्लाई इंक्रीज हो गई, किसी चीज की सप्लाई इंक्रीज हो गई। जब इंक्रीज होता है तो कर्व राइट साइड में शिफ्ट करेगा, तो ये सप्लाई वाला कर्व भी खुद के राइट साइड में शिफ्ट कर जाएगा। तो ये नया वाला सप्लाई कर्व हमारा क्या हो गया, राइट साइड में शिफ्ट कर गया। अब कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अब इंटरसेक्ट कर रहे हैं डिमांड और सप्लाई इस पॉइंट पर। तो देखा जाए तो प्राइस क्या हो चुकी है, डिक्रीज हो चुकी है, और क्वांटिटी क्या है हमारी यहाँ पर आ गई है। अब इसका मतलब क्या है मैं समझा देती हूँ। मैंने कहा किसी चीज की डिमांड तो ये है, ठीक है, और किसी चीज की सप्लाई बढ़ चुकी है, सप्लाई बढ़ चुकी है। अब खुद सोच के देख लो, डिमांड उतनी ही है, किसी चीज की सप्लाई ज्यादा है, तो प्रोड्यूसर का स्टॉक पड़ा पड़ा खराब होगा, तो प्रोड्यूसर चीजों की प्राइसेस को गिरा देगा ताकि लोग सस्ता देखकर खरीदें और अपने आप डिमांड बढ़ जाए। समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। तो यहाँ पर हमें समझ में आ गया कि अगर सप्लाई इंक्रीज होगी तो इक्विलिब्रियम प्राइस क्या हो जाएगी, इट कॉजेस डिक्रीज इन इक्विलिब्रियम प्राइस। अब मैं पिछले वाले की तरह इसको भी थोड़ा सा समझाना चाहती हूँ कि ऐसा हो कैसे रहा है। तो देखो, हम पुराने वाले पॉइंट को लेकर चलेंगे, ओल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट से हमें स्टार्ट करना पड़ता है। बहुत आराम से समझा करो और इस लाइन को आप एक्सटेंड कर दो। तो देखो, लाइन को अगर आप एक्सटेंड करोगे तो हमें सप्लाई वाले तक पहुंच गए हम। मतलब सप्लाई तो ये है, सप्लाई है O से लेकर Q2 तक की सप्लाई ज़्यादा है, और अब डिमांड कांस्टेंट है ना, क्योंकि सप्लाई में चेंज आ रहा है। तो ये रहा डिमांड वाला कर, डिमांड हमारी OQ ही है, तो डिमांड तो कितनी है O से लेकर Q तक की, लेकिन सप्लाई वाला यहाँ तक है ना, सप्लाई है O से लेकर Q2 तक की। सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन है। अभी मैंने बताया सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, अपने आप चीज़ की प्राइजेस क्या हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगी। अब जैसे ही प्राइसेस डिक्रीज होंगी, दोबारा से मैं आपको वो रिलेशन समझाती हूँ, जैसे ही प्राइसेस डिक्रीज होंगी तो डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। तो जैसे ही प्राइसेस डिक्रीज होंगी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो देखो जरा डिमांड को हम बढ़ा के देखते हैं, डिमांड क्या होगी हमारी, इंक्रीज हो जाएगी।
तो देखो ये पुराना वाला हमारा डिमांड कर्व है ना, पुराना वाला डिमांड कर्व, नया वाला इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आना है हमें ई डैश पर, तो डिमांड हमारी क्या हो जाएगी, ये इंक्रीज हो गई, इस पर आ गया डाउनवर्ड मूवमेंट, इसे बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। अभी मैं समझा सकती हूँ, मैंने कहा ये डिमांड कर्व है, प्राइस P है, तो ये है हमारी डिमांड। मैंने कहा प्राइस कम हो गई, P1 हो गई, तो अब नई डिमांड हो गई है हमारी Q1। तो पहले हम ई पॉइंट पर थे, अब हम ई डैश पर आ गए, सेम डिमांड कर्व पर मूवमेंट हो रही है, डाउनवर्ड मूवमेंट हो रही है, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड पढ़ा था। तो ये डिमांड कर्व है, हमें कैसे भी करके ई डैश तक आना है। हम आ गए देखो सेम डिमांड कर्व पर, ई से ई डैश पर, पहले प्राइस P थी तो हम ई पर थे, प्राइस कम हुई तो अब हम आ चुके हैं इस वाले पॉइंट पर OQ1 पर, यहां पर मैंने बना के दिखा दिया। साथ में मैंने क्या बताया, अगर प्राइस कम होगी, अगर प्राइस कम होगी तो सप्लाई भी क्या होगी, कम होगी, प्राइस कम होगी तो सप्लाई भी क्या होगी हमारे पास में, कम होगी। तो देखो समझना, सप्लाई का कर्व है, ठीक है, पहले प्राइस ये थी, पहले प्राइस ये थी तो सप्लाई हमारी ये थी, मैंने कहा प्राइस कम हो गई है P1, तो अपने आप हमारी सप्लाई भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डाउनवर्ड मूवमेंट, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। तो ये है हमारा सप्लाई वाला कर्व, नया वाला, हमें ई डैश पर आना है, नए वाले पॉइंट पर। ये है, पहले प्राइस P थी तब सप्लाई ये थी, अब प्राइस कम हो चुकी है तो सप्लाई हमारी कम हो जाएगी, पहले सप्लाई Q2 थी, अब देखो सप्लाई भी कम हो गई, मतलब प्राइस OP थी तो सप्लाई कितनी थी, Q2 थी, प्राइस OP1 हो गई है तो ये सप्लाई कर्व है, हमारी क्वांटिटी भी Q1 हो गई, डाउनवर्ड मूवमेंट हो गया, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। हम ई डैश पॉइंट पर इस तरह से आ रहे हैं, समझ में आया। हालांकि दिमाग में मत रखना, बस समझाने के लिए बता रही हूँ, अगर सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। उल्टा है, सप्लाई को कम कर दो, तो मैंने कहा ये है डिमांड, ये है सप्लाई, ये है हमारा इक्विलिब्रियम, ये है इक्विलिब्रियम प्राइस, और ये है हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। एक्स एक्सेस पर डिमांड सप्लाई और वाई एक्सेस पर हम क्या दिखा रहे हैं, हमारी प्राइस दिखा रहे हैं, हमें पता है। मैंने कहा सप्लाई क्या हो गई है, कम हो गई है, सप्लाई अगर कम हो गई है तो कोई दिक्कत नहीं है, सप्लाई वाले कर्व को बैकवर्ड शिफ्ट कर दो, ये रहा सप्लाई वाला कर्व, इसे हम लोगों ने बैकवर्ड शिफ्ट कर दिया, नया सप्लाई कर्व। अब सप्लाई और डिमांड यहाँ इंटरसेक्ट करें ई डैश पॉइंट पर, तो इस हिसाब से प्राइस क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है, यही चीज आपको मेन दिमाग में रखनी है, क्वांटिटी कम हो गई है, ये चीज आपको बस दिमाग में रखनी है कि क्या हो रहा है। तो अगर सप्लाई कम होगी तो प्राइस भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सोच कर देख लो, किसी चीज की डिमांड ये है और उस चीज की सप्लाई डिक्रीज हो चुकी है, उस चीज की सप्लाई सिर्फ इतनी सी है। अब आप सोच के देखो, डिमांड तो ये है और सप्लाई कम हो गई, तो इस एक्स्ट्रा डिमांड को कैसे फुलफिल कर पाएंगे जब सप्लाई ही नहीं है। तो प्रोड्यूसर चीजों की प्राइसेस को क्या कर देगा, महंगा कर देगा, ताकि लोग महंगा देखकर अपनी डिमांड को कम कर दे, डिमांड सप्लाई के इक्वल आ जाएगी। अब ये पॉइंट भी कैसे निकला, तो मैंने आपको तरीका बता रखा है कि हमें पुराना वाला पॉइंट लेना है इक्विलिब्रियम का ई, और उस लाइन को देखना है। तो ये हमारी इस बार क्या है, इस बार हमारी डिमांड कांस्टेंट है ना, तो ये डिमांड है, ओ से लेकर क्यू तक की क्या है, डिमांड है, डिमांड वाले कर्व को देख लो। वही सप्लाई के लिए नया वाला आपको देखना है, सप्लाई हमारी ये है, OQ2 ले लो इसका नाम, समझ में आ गया। पुराने वाले पॉइंट की लाइन आपको देखनी है, डिमांड तो इस बार सेम है, इस बार सप्लाई में चेंज आ रहा है, सप्लाई कितनी है, OQ2, मतलब सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है। मैंने बताया डिमांड ज्यादा होगी तो चीजों की प्राइसेस बढ़ जाएंगी। अब अगर चीज की प्राइस बढ़ जाती है, प्राइस बढ़ती है तो डिमांड क्या होगी, कम होगी, प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड क्या होगी, कम होगी। डिमांड वाला कर्व कौन सा है, यही है ना हमारा डिमांड वाला कर्व। तो डिमांड वाला कर्व पर हमें ई डैश तक पहुंचना है, पहुंच गए हम ई डैश तक, मतलब समझ में आ गया ये डिमांड वाला कर्व है। जब प्राइस हमारी OP थी तब डिमांड कितनी थी, OQ थी। जैसे ही प्राइस हमारी बढ़ के OP1 हुई, डिमांड भी हमारी क्या हो गई है, कम हो गई है। ऐसे समझा देती हूं, जब प्राइस हमारी OP थी तो हमारी डिमांड कितनी थी, ये थी, एक सेकंड दोबारा बना रही हूँ यार, थोड़ा सा गड़बड़ सा बन गया था, हाँ यहाँ पर बनाते हैं। देखो जब प्राइस हमारी OP थी तो ये हमारी डिमांड कितनी थी, ये थी। मैंने कहा प्राइस बढ़कर कितनी हो गई है, P1 हो गई है, तो देखो डिमांड हमारी अपने आप क्या हो गई, कम हो गई। तो पहले ई पॉइंट पर थे, अब हम ई डैश पर चले गए, डेट इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। समझ में आ गया, समझ में आ गया। वही मैंने बताया, अगर प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई क्या हो जाएगी, प्राइस बढ़ जाएगी तो सप्लाई भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो सप्लाई वाले को देख लो, ये सप्लाई वाला था, वो ई डैश पर चले गया, ये सप्लाई था, प्राइस OP थी, सप्लाई कितनी थी, OQ2 थी, प्राइस Q2 थी,
प्राइस OP1 हुई तो अपने आप हमारी सप्लाई भी बढ़कर OQ1 हो गई, तो ये ऊपर चले गया, दैट इज एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, और हमें कैसे भी करके नए वाले इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आना है। ठीक बात हो गई, हालांकि कोई पूछेगा नहीं ये नई बात। अब देखो वही है कि अगर सप्लाई में चेंज आ रहा है, पहले डिमांड में चेंज आ रहा था, यहाँ पर सप्लाई में चेंज आ रहा है, कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशंस। डिमांड क्या है, परफेक्टली इलास्टिक है। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब है डिमांड कितनी भी चेंज हो सकती है, प्राइस कांस्टेंट है, डिमांड कितनी भी चेंज हो सकती है। अगर सप्लाई बढ़ेगी ना तो डिमांड भी बढ़ जाएगी, सप्लाई कम होगी तो डिमांड भी कम हो जाएगी। डिमांड इतनी इलास्टिक है कि सप्लाई इतनी बढ़ गई तो डिमांड भी इतनी बढ़ जाएगी, सप्लाई इतनी कम हो गई तो डिमांड भी इतनी कम हो जाएगी। तो इस सिचुएशन में चाहे सप्लाई में इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा, प्राइस पिछले वाले की तरह क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि डिमांड इलास्टिक है। अगर मान लो सप्लाई बढ़ जाती है, सप्लाई इतनी हो जाती है, तो अपने आप कस्टमर डिमांड भी बढ़ा देगा और डिमांड भी इसके बराबर आ जाएगी। अब जब डिमांड भी बराबर आ गई तो फिर प्राइस को चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। मान लो सप्लाई बढ़ रही है, सप्लाई ये है और मैंने कहा डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा, डिमांड ये है। अब इस सिचुएशन में प्राइस पर असर देखने को मिलेगा क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है, सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, प्रोड्यूसर का स्टॉक पड़ा पड़ा खराब होगा तो प्रोड्यूसर चीजों की प्राइसेस को गिराएगा, यहां पर प्राइस में चेंज आएगा ना। लेकिन मैंने कहा डिमांड तो इलास्टिक है, सप्लाई कितनी भी बढ़ा दो डिमांड भी बढ़ जाएगी, सप्लाई कितनी भी कम कर दो डिमांड भी कम हो जाएगी, तो प्राइस कैसी रहेगी, अनअफेक्टेड रहेगी। तो देखो इंक्रीज इन सप्लाई देखते हैं, एक्स एक्सेस पर वही हम क्या दिखा रहे हैं, हमारा डिमांड एंड सप्लाई, वाई एक्सेस पर प्राइस दिखा रहे हैं। मैंने कहा सप्लाई में इंक्रीज आ रहा है और डिमांड कैसी है, डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक, डिमांड परफेक्टली इलास्टिक है। तो इस बार डिमांड वाला कर्व ये है, ये डिमांड का कर्व है कि प्राइस ओपी है, ओपी पर डिमांड कितनी भी हो सकती है, डिमांड परफेक्टली इलास्टिक है। और ये मैंने बोला हमारा क्या है, सप्लाई वाला कर्व है, सप्लाई वाला कर्व ऐसा ही होता है। तो पहले यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे थे, प्राइस ओपी थी, क्वांटिटी कितनी थी, ये थी, ठीक है। अब मैंने कहा मान लो सप्लाई क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है, तो सप्लाई इंक्रीज हो गई तो कर्व हमारा राइट साइड में शिफ्ट कर गया, तो अब नया वाला इक्विलिब्रियम यहाँ हो रहा है। तो देख लो क्वांटिटी बढ़ी है, बस क्वांटिटी OQ से OQ2 हो गई, प्राइस तो हमारी पहले भी OP थी, अभी भी क्या है, OP ही है, तो वही है, यहाँ पर प्राइस क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। उल्टा भी देख सकते हो, ये है हमारा वही डिमांड कर्व, पीछे भी डिमांड ही लिखा था ना, हाँ, और ये है हमारा सप्लाई कर्व, इंटरसेक्ट यहाँ कर रहे थे, तो ये थी हमारी प्राइस और ये थी क्वांटिटी। मैंने कहा सप्लाई कम हो गई तो सप्लाई वाला कर्व हमारा बैकवर्ड शिफ्ट कर गया, अब यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्वांटिटी ही कम हुई है हमारी, प्राइस तो अभी भी OP ही है हमारी, तो प्राइस क्या है, याद रखना, अनअफेक्टेड। वही उल्टा, अब डिमांड क्या है, परफेक्टली इनइलास्टिक है, वही पिछले वाले की तरह कि प्राइस में चाहे कितना भी चेंज आ जाए डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, जीरो है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, जीरो है। पिछले वाले में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी थी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड थी इन्फिनिटी की, कितनी भी चेंज हो सकती थी। अब भाई डिमांड तो जीरो की जीरो ही रहेगी, तो देखो ये रहा हमारा डिमांड कर्व कि चाहे प्राइस OP हो तो भी डिमांड इतनी ही, ठीक है, मैंने ऊपर गलती से P लिख दिया, ये है हमारा डिमांड कर्व, ठीक है, चाहे प्राइस P1 हो तो भी डिमांड उतनी ही, चाहे प्राइस P2 हो तो भी डिमांड उतनी ही। मतलब डिमांड कैसी है, परफेक्टली इन इलास्टिक है, परफेक्टली इन इलास्टिक है, चाहे प्राइस में कितना भी चेंज आ जाए डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो वही है, इस पर हम दिखाते हैं डिमांड सप्लाई एक्स एक्सेस पर और वाई एक्सेस पर हम दिखाते हैं हमारे प्रोडक्ट की प्राइस। अब मैंने क्या बताया, सप्लाई बढ़ गई है, तो ये है हमारा सप्लाई वाला कर्व, पहले इक्विलिब्रियम यहाँ हो रहा था तो ये प्राइस आ रही थी, ठीक है, और क्वांटिटी हमारी ये आ रही थी, समझ में आ गया। मैंने कहा सप्लाई बढ़ गई, क्या हो गया, सप्लाई बढ़ गई। अब सप्लाई बढ़ गई तो सप्लाई वाला कर्व राइट साइड में शिफ्ट कर जाएगा, हालांकि राइट नीचे होता है बट फिर भी, ठीक है। तो अब डिमांड और सप्लाई यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो आप देख लो प्राइस क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। अब इसे ऐसे समझ कर देखना कि डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा, डिमांड जो की चो ही है, मतलब ये डिमांड है वैसी की वैसी, कोई चेंज नहीं आ रहा। सप्लाई बढ़ गई, किसी चीज की सप्लाई बढ़ गई, तो अब बताओ अगर डिमांड तो है नहीं, किसी चीज की सप्लाई बढ़ गई तो प्रोड्यूसर का स्टॉक पड़ा पड़ा क्या होगा, खराब होगा, तो प्रोड्यूसर को चीजों की प्राइसेस क्या करनी पड़ेंगी, गिरानी पड़ेंगी। तो आप देख लो प्राइसेस क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, समझ में आ गया। उल्टा कर लो, सप्लाई डिक्रीज हो गई, मैंने क्या बोला, डिमांड तो ये की ये है, ठीक है, और ये हमारी क्या है, सप्लाई है, यहाँ इंटरसेक्ट करे E पॉइंट पर,
तो ये है प्राइस और ये है क्वांटिटी। सप्लाई हमारी क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है, तो सप्लाई को डिक्रीज कर दो, कर्व हमारा बैकवर्ड शिफ्ट कर गया। अब सप्लाई और डिमांड यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं ई डैश पर, आप देख लो प्राइस क्या हो गई है, बढ़ गई है, क्वांटिटी सेम है। खुद सोच के देख लो, किसी चीज की डिमांड तो जो है वही है, कोई चेंज नहीं है, इनइलास्टिक है। सप्लाई किसी चीज की कम हो गई, अब अगर सप्लाई नहीं है और डिमांड ज़्यादा है तो इस एक्स्ट्रा डिमांड को फुलफिल नहीं कर सकते, अपने आप चीज़ों की प्राइसेस को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, ताकि लोगों जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वही खरीदे। तो वही ये बैकवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर क्या करेगा, इंक्रीज इन इक्विलिब्रियम प्राइस। समझ में आ गया, क्लियर हो गया अच्छे से। अब हम बात करते हैं साइमल्टेनियस इंक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड और सप्लाई दोनों इंक्रीज होंगी, अलग टॉपिक आ गया। डिमांड और सप्लाई दोनों इंक्रीज होंगी साइमल्टेनियसली, यानी कि एक साथ डिमांड भी बढ़ेगी सप्लाई भी बढ़ेगी। लेकिन इसमें 3 सिचुएशंस है, डिमांड भी बढ़ रही है सप्लाई भी बढ़ रही है, लेकिन इंक्रीज इन डिमांड इज मोर देन इंक्रीज इन सप्लाई। दोनों बढ़ेंगे लेकिन डिमांड ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है, डिमांड ज्यादा बढ़ेगी। फिर जितना इंक्रीज डिमांड में आया उतना ही इंक्रीज सप्लाई में आया, और लास्ट इंक्रीज इन डिमांड लेस देन इंक्रीज इन सप्लाई, दोनों इंक्रीज होंगे, डिमांड कम इंक्रीज होगी सप्लाई ज्यादा इंक्रीज होगी। ठीक है, अभी मैं समझाती हूँ। एक साथ डिमांड और सप्लाई दोनों क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। तो ये तो हम लोगों ने बनाया हमारा सप्लाई कर्व, और ये हम लोगों ने बनाया हमारा डिमांड कर्व, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, इधर क्या है हमारी प्राइस है, और इधर हम क्या दिखा रहे हैं, डिमांड एंड सप्लाई। मैंने कहा ई पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये हमारी प्राइस हो गई और ये हमारी क्वांटिटी हो गई। अब बहुत आराम से समझना, डिमांड भी इंक्रीज हो रही है सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है साइमल्टेनियसली, एक साथ, ठीक है। लेकिन इंक्रीज इन डिमांड इज मोर देन इंक्रीज इन सप्लाई, डिमांड ज्यादा इंक्रीज हो रही है सप्लाई कम इंक्रीज हो रही है, तो डिमांड को इंक्रीज करो, इंक्रीज करोगे तो डिमांड कर्व राइट साइड में शिफ्ट कर जाएगा, ये नया डिमांड कर्व हो गया। याद रखना है डिमांड को हमें ज्यादा इंक्रीज करना है, सप्लाई को हमें उतना इंक्रीज नहीं करना। ये सप्लाई वाला कर्व है, राइट साइड में कर दो, सप्लाई को भी इंक्रीज करो, लेकिन डिमांड जितना इंक्रीज मत करना। लिखा है ना, डिमांड ज्यादा इंक्रीज हो रही है सप्लाई कम इंक्रीज, तो ये देखो सप्लाई भी इंक्रीज हो गई, ये सप्लाई वाला कर्व है नया, लेकिन सप्लाई डिमांड जितनी इंक्रीज नहीं हुई। अब ये डिमांड और सप्लाई नए वाले कर्व, ये नया डिमांड कर्व ये नया सप्लाई कर्व, येलो वाला कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ई डैश पर, ई डैश पर। इसके हिसाब से हमारी प्राइस क्या हो गई है, ओ P1, प्राइस बढ़ गई, और इसके हिसाब से हमारी क्वांटिटी भी क्या हो गई है, ओ Q1। समझ में आई मेरी बात, में क्या बताना चाह रही हूँ। डिमांड और सप्लाई दोनों बढ़ रहे हैं, लेकिन डिमांड सप्लाई से ज्यादा बढ़ रही है तो प्राइस बढ़ेगी ना। आप खुद सोच के देखो, डिमांड भी बढ़ रही है सप्लाई भी बढ़ रही है, लेकिन डिमांड ज्यादा बढ़ रही है। अब डिमांड ज्यादा बढ़ रही है, ठीक है, डिमांड अगर ज्यादा बढ़ेगी तो उस एक्स्ट्रा डिमांड को फुलफिल नहीं कर सकते, क्योंकि सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है लेकिन उतनी इंक्रीज नहीं हो रही। तो हमें इस सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा, चीजों की प्राइसेस को बढ़ाना पड़ेगा, ताकि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो खरीदे। समझ में आया कि ये है डिमांड, ये है सप्लाई, दोनों मैंने कहा बराबर है, ठीक है। अब दोनों बढ़ गए तो मैंने कहा डिमांड तो बढ़ के इतनी हो गई, सप्लाई भी बढ़ी है, लेकिन सप्लाई सिर्फ इतनी ही बढ़ी है, तो ये डिमांड है और ये सप्लाई है। अभी भी डिमांड सप्लाई से ज्यादा है ना, क्योंकि डिमांड में इंक्रीज ज्यादा आया है, इस डिमांड को फुलफिल नहीं कर सकते तो चीजों की प्राइसेस बढ़ानी पड़ेगी, प्राइसेस बढ़ गई। समझ में आ गया। सेकंड है, जितना इंक्रीज डिमांड में आया है उतना ही इंक्रीज किस में आया है, सप्लाई में आया है, दोनों बराबर बढ़े हैं, बढ़े मतलब इंक्रीज हुए हैं। तो ये है डिमांड और ये है सप्लाई, ये है हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, तो ये है हमारी प्राइस और ये है हमारी क्वांटिटी। मैंने कहा जितना इंक्रीज डिमांड में आ रहा है उतना ही सप्लाई में आएगा, तो ये डिमांड कर्व, ये देखो इतना इंक्रीज कर दो, उतना ही सप्लाई को इंक्रीज करना है, तो ये रहा हमारा सप्लाई कर्व, उसे भी हमने इतना ही इंक्रीज करा, सप्लाई राइट साइड में शिफ्ट कर गया और डिमांड कर्व भी राइट साइड में शिफ्ट कर गया। ये नया डिमांड कर्व, ये नया सप्लाई कर्व, कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ई डैश पर। आप अगर मिलाओगे तो देखो प्राइस हमारी क्या है, सेम है, बस क्वांटिटी हमारी क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। तो इस सिचुएशन में याद रखना प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा, पहले वाले में प्राइस क्या होगी, इंक्रीज होगी, देख लिया था हम लोगों ने एरो से। इस वाले में प्राइस क्या रहेगी, चेंज नहीं आएगा, प्राइस कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि जितनी डिमांड बढ़ी उतनी ही सप्लाई भी बढ़ गई। 50 यूनिट से डिमांड बढ़ी तो 50 यूनिट से सप्लाई भी बढ़ गई, तो प्राइसेस कांस्टेंट है, प्राइसेस को चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। थर्ड आता है इंक्रीज इन डिमांड इज लेस देन इंक्रीज इन सप्लाई, दोनों इंक्रीज होंगे, सप्लाई ज्यादा इंक्रीज होगी, डिमांड कम इंक्रीज होगी, मतलब फर्स्ट वाले का उल्टा हो गया। तो देखो ये सप्लाई है, ये डिमांड है पुराना वाला, और ये है हमारा
इक्विलिब्रियम प्राइस और ये है हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। दोनों इंक्रीज होंगे लेकिन सप्लाई ज़्यादा इंक्रीज होगी, तो डिमांड को तो आप थोड़ा सा इंक्रीज करो, ठीक है। डिमांड तो हमारी थोड़ी सी इंक्रीज हुई है, लेकिन सप्लाई हमारी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई। आप देखो सप्लाई को मैंने बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया, ठीक है। तो अब दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ई डैश पर। प्राइजेस क्या हो गई हैं, डिक्रीज हो गई। आपको समझ में आ जाएंगी ये बातें कि मैंने कहा ये तो डिमांड थी और ये थी सप्लाई। मैंने कहा सप्लाई ज़्यादा, डिमांड और सप्लाई दोनों बढ़े लेकिन सप्लाई ज़्यादा बढ़ी है। डिमांड तो सिर्फ इतनी सी बढ़ी, यहाँ तक पहुँची, ठीक है, लेकिन सप्लाई इतनी बढ़ गई, यहाँ तक पहुँच गई। तो अगर सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड उतनी नहीं है, तो प्रोड्यूसर को चीज़ों की प्राइजेस गिरानी पड़ेगी ताकि लोग सस्ता देखकर खरीदें। तो आप देख लो चीज़ों की प्राइजेस क्या हो गई हैं, डिक्रीज हो गई हैं। समझ में आ गया। ये 3 सिचुएशंस थी, ये तो इंक्रीज की थी। सेम 3 सिचुएशंस है जब डिमांड और सप्लाई साथ में क्या होंगी, डिक्रीज होंगी। अब उल्टा होगा, डिमांड भी डिक्रीज हो रही है, सप्लाई भी डिक्रीज हो रही है, लेकिन डिमांड डिक्रीज ज़्यादा हो रही है। डिक्रीज इन डिमांड इज मोर देन डिक्रीज इन सप्लाई। उल्टा है, इंक्रीज का डिक्रीज हो गया। ये डिमांड है, ये सप्लाई है, ठीक है। ई ये है हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, तो ये प्राइस, और ये है हमारी क्वांटिटी। मैंने कहा प्राइस, सप्लाई और डिमांड दोनों डिक्रीज हो गई, लेकिन डिमांड ज़्यादा डिक्रीज हुई है, तो ये डिमांड कर्व वाला हमारा बैकवर्ड शिफ्ट कर गया लेफ्ट साइड में। डिमांड में डिक्रीज ज़्यादा आ रहा है, याद रखना। सप्लाई भी हमारी डिक्रीज होगी लेकिन उसमें उतना डिक्रीज नहीं आएगा, ठीक है। अब दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अब दोनों इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये हमारा नया पॉइंट आ गया और प्राइस हमारी क्या हो गई है, आप देख लो, डिक्रीज हुई है। मतलब डिमांड और सप्लाई दोनों कम हुए हैं, लेकिन डिमांड ज़्यादा कम हो गई, सप्लाई उतनी कम नहीं हुई। ये डिमांड है, ये सप्लाई है, दोनों डिक्रीज हुए हैं, तो डिमांड भी कम हो गई, सप्लाई भी कम हो गई, लेकिन डिमांड ज़्यादा कम हो गई। तो मैंने कहा डिमांड कम हो के यहाँ पर आ गई, इतनी सी हो गई है, ये इस एक्स्ट्रा को हटा दो, और सप्लाई सिर्फ इतनी ही कम हुई है। मतलब अभी भी इस एक्स्ट्रा को हटा दो, अभी भी देखा जाए तो सप्लाई डिमांड से ज़्यादा है। समझ पा रहे हो ना, दोनों कम हुए हैं, लेकिन डिमांड ज़्यादा कम हुई है, सप्लाई उतनी कम नहीं हुई, ठीक है। तो सप्लाई ज़्यादा है, प्रोड्यूसर को चीज़ों की प्राइसेस गिरानी पड़ेंगी ताकि लोग सस्ता देखकर खरीदें, नहीं तो उसका स्टॉक पड़ा पड़ा खराब होगा। बाकी आप ये कर्व से भी समझ सकते हो। अब मैंने कहा जितनी डिमांड डिक्रीज हुई है उतनी ही सप्लाई भी डिक्रीज हो गई बराबर, तो प्राइसेस कांस्टेंट रहेंगी। डिमांड, सप्लाई, ई पॉइंट, प्राइस, क्वांटिटी। मैंने कहा दोनों बराबर डिक्रीज हुए। डिक्रीज होते हैं तो कर्व हमारा बैकवर्ड शिफ्ट करता है, तो ये डिमांड वाला कर्व बैकवर्ड शिफ्ट कर गया, हमारा D1 हो गया, और सप्लाई वाला कर्व भी हमारा बैकवर्ड शिफ्ट हो गया, ठीक है। हल्का सा मेरा नीचे आ गया ना, ये सप्लाई वाला कर्व भी हमारा बैकवर्ड शिफ्ट हो गया, ये सप्लाई वाला कर्व हमारा बैकवर्ड शिफ्ट हो गया। अब दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट पर। पहले ई पर इंटरसेक्ट कर रहे थे, प्राइस ओपी थी, अभी ई डैश पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तब भी प्राइस ओपी ही है, बस हमारी क्वांटिटी आप देख लो, क्वांटिटी कम हुई है। तो समझ में आ रहा है यहाँ पर प्राइस कैसी रहेगी, अनअफेक्टेड, कांस्टेंट। अब है डिक्रीज इन डिमांड, डिमांड में डिक्रीज कम आ रहा है एज कंपेयर टू डिक्रीज इन सप्लाई, मतलब दोनों कम होंगे लेकिन सप्लाई ज़्यादा कम होगी। डिमांड, हमें सिर्फ इंग्लिश पढ़कर कर्व बनाना है बस, कि ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ये प्राइस, और ये क्या है हमारी क्वांटिटी, दोनों डिक्रीज होंगे लेकिन डिक्रीज इन सप्लाई ज़्यादा है, तो सप्लाई को आप ज़्यादा डिक्रीज कर दो, सप्लाई को ज़्यादा डिक्रीज कर दो, ये रहा। और डिमांड को थोड़ा कम डिक्रीज करना, तो डिमांड को भी डिक्रीज करा लेकिन उतना डिक्रीज नहीं करा। अब नया वाला डिमांड और सप्लाई कर्व कौन सा है, देखो ये नया वाला डिमांड कर्व है, ये नया वाला सप्लाई कर्व है, ये यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये नया पॉइंट हो गया ई डैश, मतलब प्राइसेस क्या हो गई हैं यहाँ पर, इंक्रीज हो गई। समझ में आ गई बात। और अगर देखा जाए क्वांटिटी भी देखनी है तो क्वांटिटी क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है। समझ में आ गया। पीछे चल जाता है, नीचे चल जाता है मतलब डिक्रीज, ऊपर गया मतलब इंक्रीज। समझ में आया। अब देखो लास्ट 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे से हैं। ये जो डिमांड कर्व्स हैं, सप्लाई कर्व्स हैं, इसके कुछ एप्लीकेशंस है, कुछ यूज है। 2 यूज है, प्राइस सीलिंग और एक है प्राइस फ्लोर। देखो प्राइस सीलिंग का मतलब है किसी भी प्रोडक्ट के लिए मैक्सिमम प्राइस सेट कर देना। सीलिंग का मतलब होता है छत हमारे ऊपर, वो लिमिट है, हम उसको क्रॉस नहीं कर सकते, वो लिमिट है, हम उसे क्रॉस नहीं कर सकते। तो सीलिंग का मतलब है किसी भी प्रोडक्ट के लिए मैक्सिमम प्राइस सेट कर देना प्रोड्यूसर्स के लिए, कि आप इस प्रोडक्ट को इससे ज़्यादा प्राइस में नहीं बेच सकते। समझ में आई मेरी बात।
प्राइस सीलिंग मतलब मैक्सिमम लिमिट, मैक्सिमम लिमिट है कि आप किसी भी प्रोडक्ट को इस प्राइस से ज्यादा में नहीं बेच सकते, ये मैक्सिमम प्राइस है जो गवर्नमेंट सेट करती है। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने सेट कर दिया कि आप दवाइयों को इससे ज्यादा प्राइस पर नहीं बेच सकते, क्योंकि अगर आप इससे ज्यादा में बेचोगे तो फिर बेचारे पुअर लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो सरकार एक प्राइस सीलिंग की पॉलिसी लेकर आती है जहां पर सरकार असेंशियल चीजों की जो मैक्सिमम प्राइस है वो सेट कर देती है कि आप इस चीज को इससे ज्यादा प्राइस पर नहीं बेच सकते। अगर आप इस प्राइस से ज्यादा बेचोगे तो फिर कहीं ना कहीं पुअर लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। सरकार ने मैक्सिमम प्राइस सेट कर दी। वहीं प्राइस फ्लोर का मतलब है सरकार किसी भी चीज की एक मिनिमम प्राइस सेट कर देती है कि आप अपने प्रोडक्ट को इससे कम प्राइस में नहीं बेचोगे। अब मैम सरकार ऐसा क्यों करती है? सरकार बेसिकली ऐसा करती है फार्मर्स के लिए। लोग फार्मर्स के प्रोड्यूस को सस्ते में खरीद लेते हैं, बेचारे फार्मर की इतनी इनकम ही नहीं होती, वो लॉसेस में जाता है, कोई ना कोई गलत स्टेप उठाता है। तो सरकार फार्मर्स के प्रोड्यूस के लिए एक मिनिमम प्राइस सेट कर देती है कि फार्मर अपना सामान मिनिमम इतने में तो बेचे ही, जो भी लोग हैं वो फार्मर का सामान मिनिमम इतने में तो खरीदेंगे ही, इससे कम में नहीं खरीदेंगे। इससे कम में खरीदेंगे तो बेचारे फार्मर को लॉस होगा। समझ पा रहे हो? तो ये दो कॉन्सेप्ट है, प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर। प्राइस सीलिंग मींस फिक्सिंग अ मैक्सिमम प्राइस फॉर अ कमोडिटी। किसी भी चीज के लिए एक मैक्सिमम प्राइस फिक्स कर देना कि आप अपने प्रोडक्ट को इससे ज्यादा प्राइस में नहीं बेच सकते। इट इज द मैक्सिमम प्राइस ऑफ अ कमोडिटी दैट द सेलर कैन चार्ज फ्रॉम द बायर। सेलर इस प्रोडक्ट को इससे ज्यादा प्राइस पर नहीं बेच सकता। अगर वो बेचेगा तो फिर बेचारे पुअर लोगों का लॉस होगा। अब देखो सरकार इस लिमिट को कैसे सेट करती है। मैंने कहा ये डिमांड है, एक्स एक्सेस पर हम क्या दिखाते हैं? डिमांड एंड सप्लाई दिखाते हैं, और ये क्या है? हमारी प्राइस है। तो मैंने बोला ये डिमांड है और ये सप्लाई है, और ये हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम आ रहा है, तो ये हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस है। ये इक्विलिब्रियम प्राइस है ना। लेकिन सरकार क्या करती है? प्राइस सीलिंग के अंदर ये जो सरकार मैक्सिमम प्राइस सेट करती है ना, जो सरकार ने मैक्सिमम प्राइस सेट करी है कि आप अपने प्रोडक्ट को इससे ज्यादा में नहीं बेच सकते, सरकार उस प्राइस को इक्विलिब्रियम प्राइस से भी लोअर सेट करती है। क्योंकि इक्विलिब्रियम प्राइस तो मार्केट की प्राइस है जिस पर सेलर बेचना चाहता है, वो तो कितने भी महंगे में बेच देगा। लेकिन सरकार ये एक मैक्सिमम प्राइस सेट कर देती है कि आप इससे ज्यादा में बेच ही नहीं सकते, आपको तो इस प्राइस पर ही सेट करना पड़ेगा, ओपी स्टार पर। आप इससे ऊपर जा ही नहीं सकते, चाहे आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस कुछ भी आए। तो ये क्या है? सीलिंग प्राइस है। सीलिंग प्राइस मतलब ये एक मैक्सिमम प्राइस है जिस पर आप अपने प्रोड्यूस को बेच सकते हो। आप इससे ज्यादा महंगे में अपने प्रोड्यूस को नहीं बेच सकते, क्योंकि बेचोगे तो बेचारे पुअर लोगों का लॉस होगा। सो प्राइस सीलिंग मींस फिक्सिंग अ मैक्सिमम प्राइस फॉर अ कमोडिटी। सरकार ने एक मैक्सिमम प्राइस सेट कर दी है जो कि जनरली लोअर होती है इक्विलिब्रियम प्राइस से, विच इज जनरली लोअर देन इक्विलिब्रियम प्राइस। जो इक्विलिब्रियम प्राइस से तो लोअर ही है, इक्विलिब्रियम प्राइस ओपी आ रही है, सरकार ने ओपी स्टार ही सेट करी है कि इससे ऊपर तुम बेच ही नहीं सकते चाहे जो हो जाए। गवर्नमेंट फिक्सेस इट्स प्राइस लोअर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस सो दैट द पुअर पीपल कैन अफोर्ड इट, ताकि पुअर लोग उस चीज को अफोर्ड कर सके। समझ में आ गया? क्लियर है यहां तक? अब देखो इसका इम्प्लीकेशन क्या होता है। अगर हम इस सरकार वाली प्राइस के अकॉर्डिंग देखें तो ये सरकार वाली प्राइस जो है वो सप्लाई को यहां टच कर रही है ए पॉइंट पर, मतलब सप्लाई कितनी है? OQ1 है, सप्लाई ये है, सप्लाई इतनी है, ठीक है। वहीं ये वाली जो सरकार वाली प्राइस है वो डिमांड को कहाँ टच कर रही है? बी पॉइंट पर, मतलब डिमांड क्या है? ये है। डिमांड कितनी है? O से लेकर Q2 तक की है। मतलब देखकर समझ में आ रहा है सप्लाई तो OQ1 है और डिमांड क्या है? OQ2 है, ज्यादा है। मतलब जैसे ही सरकार ने ये रेट गिराई है कि आप कम में ही बेचोगे, तो आपको समझ में आ गया कि डिमांड बढ़ गई है, डिमांड बहुत ज्यादा है, डिमांड OQ2 है, सप्लाई तो OQ1 ही है। एक्सेस डिमांड की सिचुएशन आ गई। सो इट इज अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड, जब डिमांड क्या है? सप्लाई से ज्यादा है। मैंने बता दिया सप्लाई कितनी है, सप्लाई वाले को इंटरसेक्ट करा था ए पर, सप्लाई है OQ1, डिमांड वाले को इंटरसेक्ट करा बी पर, तो डिमांड है OQ2। तो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है। एक्सेस डिमांड मतलब लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, सप्लाई उतनी नहीं है। तो अभी भी आप सबकी डिमांड को फुलफिल नहीं कर सकते ना, अभी भी आप सबकी डिमांड को फुलफिल नहीं कर सकते। अभी भी पार्शियल हंगर वाली सिचुएशन है कि आधे लोग तो भूखे ही हैं, आप आधे लोगों की डिमांड को पूरा नहीं कर सकते। इट शोज दैट पीपल फेल टू बाय दैट कमोडिटी टू द एक्सटेंट दैट दे विश टू बाय। इसका मतलब जितना लोग खरीदना चाह रहे हैं उतना वो खरीद नहीं पा रहे, डिमांड ज्यादा है और सप्लाई उतनी है ही नहीं, तो लोगों की इच्छाएं पूरी नहीं हो पा रही, वो नहीं खरीद पा रहे।
पार्शल हंगर हमारे देश के अंदर, अब इसके लिए सरकार क्या करेगी, तो सरकार इसके लिए राशनिंग कर सकती है, कोटा फिक्स कर सकती है कि हर इंसान को इतना, तो कोटा फिक्स कर दिया, हर इंसान को इतना तो मिलेगा ही। पार्शल हंगर वाली सिचुएशन है ना कि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, सब लोगों की डिमांड फुलफिल नहीं हो पा रही, तो सरकार एक कोटा सेट कर देती है कि सब लोगों को थोड़ा 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 तो मिले ही। तो सरकार राशनिंग लेकर आती है, हर पर्सन के लिए कोटा फिक्स कर दिया जाता है कि आपको इस लिमिटेड प्राइस पर इतना तो मिलेगा ही, आप भूखे नहीं मरोगे। समझ में आ गया, क्लियर है। लेकिन इसके डीमेरिट्स क्या हैं, वही है, सस्ते में खरीदने के लिए लोगों को बहुत ज़्यादा लाइंस में खड़ा रहना पड़ता है। आपने देखा होगा राशन शॉप्स पर लोग लॉन्ग क्यूज में खड़े रहते हैं। अगर कोई चीज़ सस्ते में मिल रही है तो हो सकता है वो चीज़ लो क्वालिटी की हो, और कई बार ऐसी सिचुएशन होती है ना जब डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो बेचारे गरीबों तक सामान नहीं पहुंच पाता, ऑफिसर्स ही बीच में गायब कर लेते हैं और उस प्रोडक्ट की ब्लैक मार्केटिंग स्टार्ट हो जाती है, वो प्रोडक्ट ब्लैक में मिलने लगता है, ठीक है, थोड़ा सा प्राइस बढ़ा के ब्लैक में मिलने लग जाता है, तो कहीं ना कहीं पुअर लोगों का इसमें भला नहीं हो पाता। आपको जो मेन बात यह दिमाग में रखनी है वो ये है, प्राइस सीलिंग का मतलब है सरकार किसी किसी एसेंशियल चीजों के लिए एक मैक्सिमम प्राइस सेट कर देती है, दवाइयों वगैरह के लिए, फूड ग्रेन्स के लिए, कि आप इस प्रोडक्ट को इससे ज्यादा प्राइस पर सेल नहीं कर सकते, ताकि पुअर लोग भी उस चीज को अफोर्ड कर सकें। वहीं प्राइस फ्लोर का क्या मतलब है, सरकार किसी चीज के लिए एक मिनिमम प्राइस सेट करती है, फ्लोर मतलब नीचे हमारा फर्श, मिनिमम लिमिट इससे नीचे नहीं जा सकते, तो सरकार बोलती है आप अपने प्रोडक्ट को इससे कम में नहीं बेच सकते। वो तो था इससे ज्यादा भी नहीं बेच सकते, यहां पर सरकार बोल रही है इससे कम में नहीं बेच सकते। ये सरकार फार्मर्स के लिए करती है ताकि फार्मर्स को उनके प्रोड्यूस के लिए ठीक ठाक प्राइस मिल जाए, फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन, शोषण ना हो। सो प्राइस फ्लोर मीन्स द मिनिमम प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। सरकार एक मिनिमम प्राइस फिक्स कर देती है प्रोडक्ट के लिए। मैंने कहा ये डिमांड है, ये सप्लाई है, सॉरी मैंने कहा ये डिमांड है, ये सप्लाई है, इंटरसेक्ट यहाँ कर रहे हैं, तो ये हमारी कायदे से इक्विलिब्रियम प्राइस आनी चाहिए। सरकार ने एक मिनिमम लिमिट सेट कर दी और वो जनरली इक्विलिब्रियम प्राइस से ज़्यादा ही होती है। जैसे पीछे वाला उल्टा था, इक्विलिब्रियम प्राइस से लोअर, ये इक्विलिब्रियम प्राइस से ज़्यादा होती है। सरकार ने एक मिनिमम प्राइस सेट करी है, ओपी डैश, ये क्या है, फ्लोर प्राइस है। फ्लोर मतलब मिनिमम प्राइस है जो सरकार ने सेट कर दी कि आप फार्मर्स अपने प्रोड्यूस को इससे कम में नहीं बेच सकते। माना कि इक्विलिब्रियम प्राइस ओपी आ रही है, लेकिन आप ओपी पे सेल नहीं करोगे, आप तो ओपी स्टार पर ही सेल करोगे ताकि आपका शोषण ना हो। सो गवर्नमेंट फिक्सेस फ्लोर प्राइस फॉर फार्मर्स ताकि उनको एक रेगुलर ढंग की इनकम होती रहे। नॉर्मली क्या होता है, एक्सेस सप्लाई वाली सिचुएशन होती है फार्मिंग के अंदर कि चीज़ों की सप्लाई ज़्यादा होती है ना, चीज़ों की सप्लाई ज़्यादा होती है। अब वही है, किसी चीज़ की डिमांड मान लो इतनी ही है और अगर किसी चीज़ की सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है तो अपने आप जो माल है वो पड़ा पड़ा खराब होगा, तो चीज़ों की प्राइसेस गिरानी पड़ती है, प्राइस क्रैश हो जाता है, ठीक है। फार्मर्स तो बेचारे बहुत सारा बनाते हैं, एक्सेस सप्लाई होती है, लेकिन अगर डिमांड उतनी नहीं है, फार्मर्स ने बहुत ज़्यादा बना लिया तो फिर उनकी चीज़ें सस्ती हो जाती है, सप्लाई ज़्यादा है, प्रोडक्ट की प्राइस क्रैश हो जाती है, सस्ता हो जाता है। हाई आउटपुट बनाने के बाद में भी वो बेचारे उसे सस्ते में बेच रहे हैं, उनकी इनकम कम है, अगली बारी से बेचारे कम प्रोडक्शन करेंगे, देश का प्रोडक्शन कम होगा। तो सरकार फार्मर्स को इनकम हो, इतना बनाने के बाद में, इतनी मेहनत करने के बाद में भी उन्हें सस्ते में बेचना पड़ रहा है, ऐसा ना हो, तो सरकार एक मिनिमम प्राइस सेट करती है कि आप इससे कम में अपने प्रोडक्ट को नहीं बेचोगे। और अगर मान लो कम में, है ना, महंगे में अगर लोग नहीं खरीदेंगे, जो ट्रेडर्स है, बड़े बड़े बिजनेसमैन है जो फार्मर से सामान खरीदते हैं, अगर वो महंगे में नहीं खरीदेंगे, वो देख रहे हैं मार्केट की प्राइस तो ओपी आ रही है लेकिन सरकार ने बोला है ओपी डैश पर, ओपी स्टार पर ही खरीदना पड़ेगा फार्मर से, तो भाई ट्रेडर्स नहीं खरीदेंगे, वो महंगे में क्यों खरीदेंगे। इस सिचुएशन में सरकार बोलती है भाई फार्मर्स तुम फ्री हो, जितना मार्केट में बेच सकते हो उतना बेचो, अगर तुम्हारे पास में एक्स्ट्रा प्रोड्यूस रह जाता है, अनाज रह जाता है, राइस व्हीट रह जाता है, तो वो एक सरकार खरीद लेगी एक प्राइस पर तुमसे। समझ पा रहे हो, सरकार फार्मर्स को सपोर्ट देने के लिए बोलती है जितना तुम मार्केट में बेच सकते हो बेचो, फिर भी अगर तुम्हारे पास में रह जाएगा तो जो एक्स्ट्रा है वो सरकार खरीद लेगी एक मिनिमम प्राइस पर, ताकि आपको लॉसेस ना हो। सो जब ट्रेडर्स फार्मर से नहीं खरीदते फ्लोर प्राइस पर महंगे में, क्योंकि जो फ्लोर प्राइस है दैट इज मोर देन, हायर देन इक्विलिब्रियम प्राइस, तो सरकार एक सपोर्ट प्राइस बोलती है, एक मिनिमम प्राइस देती है फार्मर्स को कि कोई नहीं खरीदेगा तो हम खरीद लेंगे फार्मर्स तुमसे तुम्हारा प्रोड्यूस, और फिर खरीद कर सरकार उसको के लिए एक बफर स्टॉक मेंटेन करती है, यानी कि इमरजेंसी स्टॉक मेंटेन करती है, खरीद लेती है, फिर उसका स्टॉक मेंटेन करती है ताकि इमरजेंसी में काम में आ सके, जब फ्लड्स वगैरह
कोई अर्थक्वेक्स वगैरह आ जाए, या फिर जो सस्ते में खरीदा है उसे गरीबों को सप्लाई करती है और सस्ते के अंदर राशन शॉप्स के थ्रू, ठीक है, जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर आप इसको देखोगे फ्लोर प्राइस को, डिमांड वाले को ए पर इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब डिमांड कितनी है, डिमांड है OQ1, सप्लाई वाले को बी पर इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब सप्लाई कितनी है OQ2, सप्लाई ज़्यादा है डिमांड कम है। यहाँ पर कौन सी सिचुएशन हो गई है, यहाँ पर सिचुएशन हो गई है एक्सेस सप्लाई की। समझ में आ गया, क्योंकि सरकार ने इस प्राइस को हायर सेट करा है ना, तो लोग डिमांड ही नहीं कर रहे, ट्रेडर्स खरीदना ही नहीं चाहते सस्ते के अंदर, तो सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम आ रही है, तो एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन है, डिमांड कम है सप्लाई ज़्यादा है। इस एक्सेस सप्लाई को सरकार परचेज कर लेती है, मैंने बताया था, द गवर्नमेंट बाइज दिस सरप्लस एंड स्टोर्स इट एज बफर स्टॉक, और इसे बफर स्टॉक की तरह मेंटेन करा जाता है, यानी कि सरकार अपने पास में इमरजेंसी स्टॉक मेंटेन करती है ताकि कल को कोई इमरजेंसी आए तो सरकार इस स्टॉक को यूज कर सके, राइस वीट को यूज कर सके। और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि राशन शॉप्स जो होती हैं उनके थ्रू जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं, जो एक्सट्रीमली गरीब लोग हैं, उन्हें बहुत सस्ते के अंदर ये फूड ग्रेन सप्लाई करे जाते हैं। लेकिन एक ही नुकसान है, इतना सारा सरकार जो स्टोर कर रही है ना, तो उसकी कॉस्ट ऑफ स्टोरेज अच्छी खासी आती है, तो एक ही डीमेरिट है कॉस्ट ऑफ स्टोरेज से। समझ में आ गया, तो मेन बात क्या याद रखनी है, प्राइस सीलिंग का मतलब है सरकार मैक्सिमम प्राइस सेट कर देती है कि आप अपने प्रोड्यूस को इससे ज़्यादा में नहीं बेच सकते। ऐसा सरकार करती है असेंशियल चीज़ों के लिए ताकि पुअर लोग अफोर्ड कर सके। और प्राइस फ्लोर का मतलब है सरकार एक मिनिमम प्राइस सेट करती है कि आप अपने प्रोड्यूस को इससे कम में नहीं बेच सकते, ताकि फार्मर्स की इनकम को रेगुलेट करा जा सके, फार्मर्स को उनके प्रोड्यूस के लिए एक अच्छी प्राइस मिले। दोनों में डिफरेंस क्या है, प्राइस सीलिंग में मैंने बताया था सरकार मैक्सिमम प्राइस सेट करती है कि आप इससे ज़्यादा में नहीं बेच सकते। प्राइस फ्लोर में सरकार एक मिनिमम प्राइस सेट करती है कि फार्मर्स आप अपने प्रोड्यूस को इससे कम में नहीं बेच सकते। प्राइस सीलिंग में जो प्राइस थी वो इक्विलिब्रियम प्राइस से कम थी, और प्राइस फ्लोर में अभी हम लोगों ने देखा जो प्राइस है वो इक्विलिब्रियम प्राइस से ज़्यादा है। प्राइस सीलिंग क्यों करती है सरकार, ताकि गरीबों के लिए चीज़ें अफोर्डेबल हो जाए। प्राइस फ्लोरिंग क्यों करती है, ताकि फार्मर्स को उनके प्रोड्यूस के लिए सही प्राइस मिले, उनकी स्टेबल इनकम हो। प्राइस सीलिंग की वजह से एक्सेस डिमांड हो रही थी या एक्सेस सप्लाई हो रही थी, आप देख लो। प्राइस सीलिंग की वजह से कौन सी सिचुएशन आई थी, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन आई थी, क्योंकि सप्लाई ये थी, डिमांड ज़्यादा थी। वहीं प्राइस फ्लोर की वजह से कौन सी सिचुएशन आ रही है, एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन आ रही है। और इसी के साथ में हम लोगों ने आपका माइक्रो का पूरा सिलेबस काफ़ी डिटेल के अंदर कंप्लीट कर लिया। अब अगली क्लास से मोस्ट प्रोबेबली 2 दिन बाद में हम हमारा स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट करेंगे, हमारा चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग अर्थमेटिक मीन, पहले मीन करेंगे, देन मीडियन करेंगे, देन मोड करेंगे, इस तरह से करके हम स्टैट्स कंप्लीट करने वाले हैं। सो आई विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास। और लग रहा था लेक्चर यूजफुल था, मैम ने काफ़ी डिटेल में सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी, तो प्लीज़ इस लेक्चर को लाइक कर देना। मतलब कुछ नहीं है, अगर आप लाइक और कॉमेंट करोगे तो थोड़ा सा चैनल को एक रीच मिलती है, और अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करते हो सो इट विल बी अ पर्सनल फेवर। सो आई विल सी यू नेक्स्ट क्लास, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।